Good evening everyone. I am Saksham Pandey, your biology teacher. Today we are going to continue with our topic photosynthesis and we left the topic on the light dependent phase. ठीक है, तो आज लाइट डिपेंडेंट फेज समझेंगे, उसको कंक्लूड करेंगे, फिर लाइट इंडिपेंडेंट फेज समझेंगे जिसको डार्क फेज भी कह सकते हैं. उसके बाद ये दोनों फेजेस होते किस लिए हैं? फोटोसिंथेसिस के लिए. हम लोग ने ये देखा कि फोटोसिंथेसिस कंप्लीट होता है 2 स्टेप में, है ना. पहला होता है उसका लाइट डिपेंडेंट फेज, जब उसको लाइट की ज़रूरत है, बिना लाइट के वो चालू नहीं होगा. लाइट डिपेंडेंट में 2 चीज़ें होती है. पहले क्लोरोफिल एक्टिवेट हो जाता है, एक्टिवेशन ऑफ क्लोरोफिल. उसके बाद उस क्लोरोफिल के एक्टिवेशन से फिर क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है? लिसिस. कैसा लिसिस? लिसिस मतलब ब्रेकिंग. कैसा लिसिस? कैसे करते, किसके एनर्जी को यूज़ करके? लाइट की. तो क्या बोलते हैं इस लिसिस को? जैसे इलेक्ट्रोलिसिस होता है, ये वाला क्या हो? फोटोलिसिस. क्यों? क्योंकि फोटॉन्स की एनर्जी यूज़ की है. तो ब्रेकिंग ऑफ वाटर होगा इनटू व्हाट? वाटर ब्रेक करके क्या बना सकता है? हाँ, कार्बन तो बनाएगा नहीं कि बना सकता है, तो ग्लूकोज कैसे आएगा, है ना. अब जाके हम लोग की कहानी कंटिन्यू हो रही है. और पिछली क्लास हम लोग ने छोड़ा था एक बड़ी इंटरेस्टिंग नोट पे, अगर किसी को याद हो तो. मुझे तो याद है. हाँ, कहाँ पे कहानी छूटी थी? 2 दोस्तों के बीच में. हाँ, याद आया. सस्पेंस टू बी कंटिन्यूड. तो आज कंटिन्यू है, नहीं नया एपिसोड चालू हो रहा है. तो टडंग नेटफ्लिक्स. अब देखो भाई, प्रक्षत और आयुष की लड़ाई तो हो चुकी है. इतनी मैटर बिगड़ गया है कि आयुष ने बोला अब मुझे नहीं रहना है, अकेला ही काफ़ी हूँ. अब देखो भाई, स्कॉर्पियो एन खरीद के अपना गेड़ी मारूंगा. लेकिन प्रक्षत जो भी है, मतलब जो भी है, वो अब स्कॉर्पियो. पर प्रक्षत ये सब के पीछे नहीं. प्रक्षत बोला मुझे तो दोस्त चाहिए, तुम पैसे कमाओ, मैं दोस्त कमाऊंगा. तो अब दोस्त के पीछे ये भागना चालू किए. पूरी क्लास में ढूंढ रहे हैं मेरा नया दोस्त कौन बनेगा, कौन बनेगा. कोई गेस करेगा अब जाके कौन बनता है इनका नया दोस्त? सबके हिसाब से एवरेज. अच्छा, ये बताइए कि प्रक्षत थे क्या जब वाटर का ब्रेकडाउन हुआ? हाँ, अभी यही लड़ाई असल में हुई होती तो याद रहता. अब इसके लिए मैं बायोलॉजी क्लास को कंक्लूड करने के लिए एक लड़ाई थोड़ी ना करवाऊंगा. चलिए, लेक्चर 22. चलिए रिवाइज करा देता हूँ, लड़ाई भी आपको रिवाइज करा देता हूँ. ठीक है, ये थे हमारे पहले कौन दोस्त, है ना, प्रक्षत और आयुष. तो ये हमारे H प्रक्षत थे और O आयुष थे, P और A. अब इसका लिसिस हुआ यूजिंग द एनर्जी ऑफ, हाँ, एनर्जी ऑफ फोटॉन्स. और ये टूट गए H प्लस आयंस में. हाँ, OH नहीं, अभी हाँ OH ग्रुप क्यों ला रहा है, और O2 में. ठीक है, तो O2 तो अपना लिबरेट हो गया, ये तो लिबरेट हो गया है. ठीक है, ये अपने आयुष तो बाहर निकल गए. लेकिन जो ये है, हाँ, अब ये तो केमिस्ट्री, ये तो दोनों की प्रॉपर्टी शो कर देता है. तो इसको बैलेंस भी कर दे रहे 4 और 4. ठीक है, अब क्या होगा, ये प्रक्षत ढूंढ रहे हैं नया दोस्त. अब इनको मिलता है एक नया दोस्त जिसका नाम है NADP, है ना. NADP का फुल फॉर्म कोई बताएगा? बड़ा ही बढ़िया इसका फुल फॉर्म है, छोटा सा. ये पूछा भी जाता है, 1 मार्क्स 2 मार्क्स का इसका फुल फॉर्म आता है. निकोटिनामाइड, निकोटिनामाइड, नहीं, स्पेलिंग गलत हो रही है. निकोटिनामाइड एडेनाइन, ADENINE, डाइन्यूक्लियोटाइड. क्या खा रहे हो बेटा तुम लोग? डाइन्यूक्लियोटाइड और फॉस्फेट.
इसका फुल फॉर्म भी बहुत बार पूछता है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ NADP। तो क्या है इसका फुल फॉर्म? निकोटिनामाइड एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। याद हो गया, छोटा सा है फुल फॉर्म, ठीक है, याद कर लेना इसको, इम्पॉर्टेंट है ये, ठीक है, इम्पॉर्टेंट। ये अब आप लोग बता दीजिए, हम वही बता दें, हम लेते हैं तो फिर आप लोग बोलते हैं हम टारगेट कर रहे हैं। आप हैं इनके नए दोस्त, आप हैं NADP। हम पूछ रहे हैं ये NADP, जैसे ये H हमारे प्रक्षत है, O आयुष है, तो N नया दोस्त आया, नया किरदार। ये कौन है? अविरल है, ठीक है, ये अविरल है, अविरल है ही है। चलिए अभी ट्विस्ट आएगा, चलिए अच्छा है, अभी अविरल की भी नहीं बन रही है ना, देखते हैं आगे क्या होने वाला है। तो अब क्या हुआ, क्या कुछ बोला आपने? हाँ नहीं, जो इस क्लास में हो यार, मैं रिलेट नहीं कर पाऊंगा। नहीं यार, जाने अब तो हो गया, अभी आपको फिर से एक नया साथी ढूंढना पड़ेगा, तो आप चुन लीजिएगा, ठीक है। तो ये NADPH बन गए हैं, ठीक है, इनके साथ जुड़ के ये NADPH बन गए हैं। अब ये NADPH का फुल फॉर्म क्या होगा? हाँ नहीं, यही सब लोग गलती करते हैं बोर्ड्स में बच्चे। ये यहाँ पे क्या हो रहा है कि हम लोग ने देखा, जब भी एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होता है, या तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन या तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड रिडक्शन। रिडक्शन कहते हैं उसको, ठीक है। अब जब भी कोई कंपाउंड के रिडक्शन अंडरगो करता है, तो उस कंपाउंड को आखिर में क्या बोल दिया जाता है? रिड्यूस्ड। अरे कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आएगा जो कर देगा उसको ऑक्सीडाइज, उसको रिड्यूस्ड कहते हैं ना। तो नाउ दिस इज नथिंग बट, इसी नाम के आगे रिड्यूस लगा दो, रिड्यूस्ड, फिर निकोटिनामाइड एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, ठीक है, लिख भी दो फिर। हाँ, H हाइड्रोजन एटम है जो यहां से आया है ये। तो अब प्रक्षत को मिल गया अविरल, NADPH बना दिया, ठीक है। इतना लिखिए, जो भी नोट्स बना रहे थे उसमें इसको अपना कंटिन्यू करिए कहानी। ये पूरा फेज पूछ लिया जाता है, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, 5 मार्क्स का। उसमें लाइट फेज और लाइट इंडिपेंडेंट फेज बताना पड़ता है। हाँ हाँ, यहाँ पे 4 लिख दे रहे क्योंकि हर जगह 4। एनर्जी ऑफ 4 फोटॉन्स। पेन नहीं है क्या जेब में? क्या पेन चाहिए? ले लीजिए, मिल। इस रिएक्शन को भी क्लियरली लिख देते हैं। यहाँ पे NADP प्लस E प्लस H प्लस बना दिया NADPH इन द प्रेजेंस ऑफ सम एंजाइम्स। एंजाइम्स क्या होते हैं? जो नहीं, तो कैटलिस्ट होते हैं जो डाइजेस्ट करने में मदद करते हैं। रिड्यूस्ड निकोटिनामाइड डाइन्यूक्लियोटाइड, हाँ, निकोटिनामाइड एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, वही सेम, बस उसका मत खाओ बेटा, अब बस कर दो ना यार, लेट से आ रहे हो तब भी खा रहे हो, मत खाओ, ठीक है, पानी पी लो अच्छे से। तो NADPH क्या है? रिड्यूस्ड निकोटिनामाइड एडेनाइन। ये फुल फॉर्म आएगा यार, इसको अच्छे से पढ़ लो। और लास्ट में हाइड्रोजन मत बोल देना, वही गलती होती है, इसलिए देते ही है कि आप लास्ट में हाइड्रोजन बोल दोगे। इतना लंबा याद करके गए, बाद में हाइड्रोजन लगा दी, गलत। रिड्यूस्ड बोलना। क्यों रिड्यूस बोलेंगे? क्योंकि देखो रिडक्शन हुआ है यहाँ पे, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एटम। इतना समझ में आया? नहीं, ये एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ ही चल रहा है ना यहाँ पे, ये तो यहाँ पे इसी को उठा के यहाँ पे कर दिया, वरना इलेक्ट्रॉन उड़ के कहीं चला थोड़ी ना जाएगा।
हाँ, इसके बाद केमिकल कोऑर्डिनेट्स भी कंप्लीट कर लेंगे आज। मुझे भी कुछ ही दिनों पहले पता चला। और ओ की भी बात कर लेते हैं। ओ क्या कर देगा? आयुष की भी बात कर लें। हाँ, तो ये ठीक है, ये ऑक्सीजन की बात है। तो पहले स्टेप पे ये हुआ और दूसरे स्टेप पे ये हो गया। तो एक बार फिर से रिकॉल करते हैं कि लाइट फेज में हुआ क्या। लाइट फेज को लाइट फेज क्यों कह रहे हैं? हाँ, क्योंकि वो लाइट की एनर्जी को यूज करके क्या कर रहा है? वाटर का ब्रेक डाउन कर रहा है। तो ये लाइट फेज में पहले एक्टिवेशन ऑफ क्लोरोफिल हुआ, फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद वाटर का ब्रेकडाउन हुआ। हाँ, फोटोलिसिस हुआ। और वो फोटोलिसिस में जो हाइड्रोजन निकला, पहली बात तो जो ऑक्सीजन निकला उसका क्या आगे स्थिति हुई? क्या वो किसी के साथ रिएक्ट किया या रिलीज हो गया? और हाइड्रोजन क्या किया? ऐड हो गया। तो चलिए इसकी समरी लिख देते हैं। फोटोसिंथेसिस का फॉर्मूला सबको याद ही होगा, केमिकल रिएक्शन याद ही होगा, ठीक है। तो CO2 प्लस H2O, कार्बन डाइऑक्साइड विद वाटर बनाते हैं, हमारे ग्लूकोज तक जाना है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड को कुछ नहीं होगा, लाइट फेज में पहले क्या हुआ? सब कुछ इसी के साथ हुआ है, ठीक है। अभी तक सब कुछ इसके साथ। तो इसको मैं तो ये समरी लिख रहा हूं, मत करो बेटा, आवाज आ रही है, मत करो, ठीक है, अब मत करो। ये वाटर का लिसिस हुआ और यहाँ पे ये बना दिया H++E और O बाहर निकल गया, ठीक है। बैलेंस करने के लिए इस पे O2 लग गया और फिर ये जो H+ निकला वो किसके साथ आ गया? ये तो लिबरेट हो गया, निकल गया, ये NADPH के साथ आ गया, मतलब NADP के साथ आया और हाँ NADPH बना दिया। और यहाँ पे जाके हमारा लाइट फेज खत्म होता है, ठीक है। लेकिन देखने वाली बात यह है कि अभी तक हम लोग को अपना ग्लूकोज मिला ही नहीं है। तो अब ग्लूकोज कैसे मिल जाएगा? हाँ, वो तो ग्लूकोज का फॉर्मूला है, पर वो मिलेगा कैसे? हाइड्रोजन नहीं, आपको देखना है यहाँ पे ये दोनों अलग हैं। अब H है, O है, बस C और लाना है। तो C कहाँ से मिलेगा? हाँ, तो अभी इसको छेड़ा जाएगा, ठीक है। अब एक चीज़ और लाइट फेज में हो जाती है, जो कि है ये जो E यहाँ पे निकल रहा है, ये मदद करता है ADP को एक फॉस्फेट से जुड़ा के ATP बनाने में। और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? जब ADP पे, जब कहीं भी कोई फॉस्फेट मॉलिक्यूल जुड़ता है तो उसको फॉस्फोराइलेशन कहते हैं, फॉस्फोराइलेशन, ठीक है। और क्योंकि ये हो रहा है विद द हेल्प ऑफ व्हाट? द एनर्जी ऑफ फोटॉन्स, तो इसको पूरा कहते हैं फोटो फॉस्फोराइलेशन। फोटो फॉस्फोराइलेशन, ये पूरा एक ही वर्ड है, जोड़ भी दे रहा हूं, पूरा एक ही वर्ड है ये, फोटो फॉस्फोराइलेशन। पूछ लिया जाता है व्हाट इज फोटो फॉस्फोराइलेशन, तो आप क्या बोलोगे? द प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ अ फॉस्फेट मॉलिक्यूल टू ADP विद द हेल्प ऑफ एनर्जी ऑफ photons is called photophosphorylation। हाँ, फोटो वर्ड आया क्योंकि यहाँ पे एनर्जी ऑफ फोटॉन्स लग रही है, सबको स्टार्ट ही वहीं से हुआ। बेटा नोट से लिख लेना, ठीक है। अभी तक तो आपने कहानी स्टार्ट ही नहीं की है, इसका मतलब नहीं जाने दीजिए, ठीक है। हम लोग को जल्दी आगे चलना है। अब इतना हुआ।
अब क्या होने वाला है, हाँ एडिशन ऑफ फॉस्फोरस। अच्छा, फॉस्फोराइलेशन की डेफिनेशन एकदम वर्ड टू वर्ड लिखना है। हाँ वही एडिशन ऑफ फॉस्फेट एंड द एनर्जी यूज्ड। हाँ तो मेरे वर्ड में लिख लीजिए कि द एडिशन ऑफ फॉस्फेट यूजिंग द एनर्जी ऑफ photons, the addition of phosphate using the energy of photons is called photophosphorylation। सिर्फ फॉस्फोराइलेशन पूछ लिया तो एडिशन ऑफ हाँ फॉस्फेट बोलिएगा, हाँ फॉस्फेट। अविरल से कॉपी कर लीजिए। यूजिंग द एनर्जी ऑफ फोटॉन्स, ठीक है, ये ऐसे काम की नहीं पर लिख दे रहे क्योंकि बुक में इनऑर्गेनिक, दिस इज इनऑर्गेनिक, देख के पता चलेगा। ठीक है, अब ग्लूकोज तक जाना है, समझ में आ नहीं रहा है ग्लूकोज तक कैसे पहुंचे। अब क्या होगा, क्योंकि NADPH अभी भी मतलब नहीं NADPH की बन रही है, H की किसी के साथ नहीं बन रही है, देखा जाए तो ना O के साथ बनी, अब ना NADP के साथ बन रही है। NADP अविरल था, हाँ ना आपकी आयुष के साथ बनी, अब ना अविरल के साथ बन रही। अब आप फिर से सेपरेट होना चाह रहे हैं, फिर से आप एक नया दोस्त ढूंढ रहे हैं। अब आप किसको चुनना चाहेंगे इस क्लास में? क्या आप वापस आयुष के पास जाना चाहेंगे जिससे लड़ाई हो चुकी है? क्या आप अविरल के साथ रुकना चाहेंगे? मतलब हम आपसे ऐसे पर्सनली पूछ रहे हैं, सब कुछ तो हाइपोथेटिकल चल रहा, कहाँ लड़ाई हो गई है। बेटा बंद नहीं करोगे, घर पे नहीं खाना खाओगे, यहीं पे सब खा डालोगे, हैं? घर पे भी खा लो दाल चावल, बिना मतलब के यहाँ पे आप कुछ बोल दिया जाएगा। बहुत कंट्रोल करके आपको मैं रोस्ट नहीं कर रहा हूँ, हो जाएंगे आप। बताइए यार प्रक्षत, फिर आयुष के साथ। कुशाग्र का क्या, उनकी शक्ल देखिए, वो पूरी तरह से हाथ उठा रहे थे पीछे, सर मुझे कोई चुनेगा। चलिए कोई बात नहीं, पर ये तो आपने ऐसे ही बोल दिया, मैं जानता हूँ आप कुशाग्र को चुनेंगे। तो ठीक है, ये जो NADPH था, अब NADPH में से बाय यूजिंग द एनर्जी, ये जो ATP बन चुकी है। अच्छा हाँ, यहाँ पे अब जाके ये लाइट डिपेंडेंट फेज खत्म हुआ है, अब स्टार्ट हो रहा है लाइट इंडिपेंडेंट फेज, जिसको हम लोग कहते हैं डार्क फेज। लेकिन हम लोग डार्क फेज नहीं उतना यूज करेंगे, वो बस उसका एक एंटोनिम है कि लाइट फेज, डार्क फेज। लेकिन डार्क मतलब ये नहीं कि इसको अंधेरे में किया जाएगा, डार्क मतलब ये है कि इसको लाइट की अब जरूरत नहीं है। दिस इज लाइट इंडिपेंडेंट फेज। पहला वाला फेज लाइट पे डिपेंडेंट था कि जब तक लाइट आने नहीं वाली तब तक ये फेज चालू नहीं होगा। लेकिन जो लाइट इंडिपेंडेंट फेज है उसको लाइट से फर्क नहीं पड़ रहा, लाइट नहीं है तब भी ये अपना कंटिन्यूएशन में चलेगा। और ये जो लाइट फेज से लाइट इंडिपेंडेंट फेज तक जा रहे हैं ना, ये मतलब फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स में होता है। तो आप समझिए ये एक सीरीज में, जैसे एक सेकेंड में काफ़ी बार ये प्रोसेस होता रहेगा। सनलाइट आएगी, ट्रैप होगी, लिसेस ऑफ वाटर होगा, NADP से जुड़ेगा, उसके आगे की कहानी लाइट इंडिपेंडेंट फेज में है। ठीक है, तो अब स्टार्ट हो रहा है लाइट इंडिपेंडेंट फेज। लाइट डिपेंडेंट फेज में किसी को कोई डाउट? हाँ पूछिए। हाँ पूछिए। क्या? नहीं बेटा वो तो नहीं हो पाएगा। ठीक है, जल्दी आया करो क्लास में, अगर कुछ समझ में आया और डाउट है तब बताओ। तो तुम आप तो ऐसे ही बोलते रहो, सर इसके पहले का, जल्दी क्यों नहीं आते हो? हाँ क्या पूछ रहे हो? नहीं वो बाद में करेंगे। ये अभी तक इसमें नहीं जोड़ा हम लोग, डायरेक्टली उस पर फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस। हाँ इसको करेंगे भी, लेकिन पहले वो कर रहे हैं। ये पोटेशियम आयन, ये स्टोमाटा के खुलने की थ्योरी है। स्टोमाटा के खुलने के 2 तरीके होते हैं, वो दिया हुआ है।
तो ये ट्रांसपिरेशन में सही तरीके से तो देना चाहिए था, क्योंकि ट्रांसपिरेशन में स्टोमाटा खुलता है, इसमें पता नहीं क्यों दिया हुआ है। तो ये अभी पढ़ा दूंगा तो कन्फ्यूजन होगी, इस वजह से इसको नहीं कर रहे। नहीं तो ट्रांसपिरेशन में इसको देना चाहिए ना, जब वहाँ पे खोल रहा है तो लाइट डिपेंडेंट फेज में अभी तक क्या क्या मिल गया हम लोग को? एंड रिजल्ट क्या हुआ उसका? O2 एक मिल गया, O2 तो पता चला, NADPH मिला, बहुत बढ़िया। और एक क्या मिला है? ATP, बहुत बढ़िया। तो एंड रिजल्ट ऑफ लाइट डिपेंडेंट फेज आर O2 प्लस नहीं कॉमा लगा दे रहा, O2 NADPH और ATP, ठीक है। अब यार वो मेरे कंट्रोल में नहीं है, फैन चला लीजिए पीछे से, वहाँ पीछे से फैन चला लीजिए, सबसे पीछे। अब ये जो NADPH है ये आ रहा है एक्शन में। ये NADPH क्या करेगा? बाय यूजिंग द एनर्जी ऑफ ATP, ये NADPH में से H, जो बार बार P लिखना भूल जाए, NADPH में से जो H है वो निकलेगा और जुड़ जाएगा CO2 के साथ, बाय यूजिंग द एनर्जी ऑफ, by using the energy of ATP, ठीक है। ये H निकल के CO2 के साथ जुड़ गया। अब यहाँ पे क्या होगा? ये जैसे ही CO2 के साथ जुड़ा तो C भी मिल गया, H भी मिल गया, O भी मिल गया, तब एक अपने पास स्टेबल कंपाउंड आएगा C6H12O6। तो यहाँ पे जाके हम लोग को तुरंत अपना मिला ग्लूकोज। तो देखिए मेन काम अब क्या बोलेगा, क्या हमारा लाइट इंडिपेंडेंट फेज ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि लाइट डिपेंडेंट फेज? इंडिपेंडेंट, दोनों ही एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, ठीक है, लेकिन ज़्यादा मेजर काम करता है लाइट डिपेंडेंट फेज, ठीक है। ऐसे समझ ले जैसे पिज्ज़ा का बनते हुए किसी ने देखा है, तो उसमें क्या होता है कि पहले पूरा बेस लेके उसमें टॉपिंग और चीज़ वलाना ढमकाना सब डालते हैं, लास्ट में सिर्फ बेक करने के लिए डाल देते, निकाल देते। तो ऐसे में लाइट डिपेंडेंट फेज में हम लोग ने बेस लिया, उस पर टॉपिंग डाल दिया। इंडिपेंडेंट फेज में बस हम लोग ने अवन में डाला है पिज्ज़ा को, छोटा सा काम है ना, मगर उसके बिना आप खा नहीं सकते। अच्छा, कच्चा पिज्ज़ा खा लेगा। तो अल्टीमेटली अब ग्लूकोज हम लोग को मिल गया है, इसको भी कॉपी कर लीजिए। क्या हुआ आयुष? बेटा मिरिंडा की फैंटा की बोतल किसकी है? उठा लो बेटा, बड़ा डिस्ट्रैक्टिंग है, क्लास में मत फेंका करो। ये ठीक है। अब ये जो ग्लूकोज है, यही ग्लूकोज था मेन, ये सेल्स यूज करेंगी फॉर लाइफ प्रोसेसेस, है ना, यूज्ड बाय सेल्स फॉर लाइफ प्रोसेसेस। और जो रिमेनिंग आपने पिज्जा के 4 स्लाइस में से 3 खा लिया, एक जो बच गया वो स्टोर हो जाएगी इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। का स्टोर्ड फॉर्म क्या है? स्टार्च। और ये स्टार्च में कन्वर्ट कैसे होती है? ये जो ग्लूकोज है, बहुत सारे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल ऐसे जुड़ते हैं और बना देते हैं एक छोटा सा स्टार्च का मॉलिक्यूल।
बहुत सारी ग्लूकोज के मॉलिक्यूल जुड़ेंगे और बनाएंगे एक स्टार्च का मॉलिक्यूल। इस प्रोसेस को जब मॉलिक्यूल्स जुड़ते हैं, हाँ ये कंप्यूटर में भी आता है, ये एक कॉमन टर्म है, जनरल टर्म है। एक टर्म होता है पॉलीमराइजेशन, हाँ पॉलीमॉर्फिज्म। उसमें क्या होता है, चीज़ें जुड़ना स्टार्ट होती हैं, ठीक है। तो यही यहाँ पे पॉलीमॉर्फिज्म ही हुआ है। वैसे पॉलीमॉर्फिज्म, अच्छा हाँ सही है आप, ठीक है। तो इस प्रोसेस को, द प्रोसेस बाय विच ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू स्टार्च वेयर मेनी ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स कंबाइन टू फॉर्म वन मॉलिक्यूल ऑफ स्टार्च इज कॉल्ड पॉलीमराइजेशन। ये भी 1 मार्क्स के लिए आता है, डिफाइन पॉलीमराइजेशन। इसमें टर्म्स बहुत है, बहुत स्कोरिंग चैप्टर है ये, इसको भी लिख लीजिए अपने वर्ड्स में। हाँ, जैसे ये 3 अलग अलग मॉलिक्यूल थे, सब ऐसे कंबाइन होके एक सिंगल मॉलिक्यूल बना दिए, यही है पॉलीमराइजेशन। हाँ, जो बस दिखा देना, जितने रिएक्शंस यहाँ पे दिए गए उससे ज़्यादा रिएक्शन नहीं बनाना है। बुक में तो इतने रिएक्शंस दिए भी नहीं हैं। ऐसा मत बनाइएगा जैसे ये दिया हुआ है, ये ना आप समझ पाओगे ना बना पाओगे। जो रिएक्शंस दिए हुए हैं अभी बोर्ड पे किए, वो रिएक्शंस लिखिएगा, वो बता रहा है क्या हो रहा है। तो फिर से समराइज करूं पूरा फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कि समझ में आ गया है? ठीक है, कि जैसे ही समराइज करने का फिर वो निकल गया। किस्मत भी उस लड़के की। ठीक है, हाँ नहीं, अगर आप बना पाओ तो बना दो। कुछ समझ में आया उस टेबल से? चलिए ठीक है, अगर समझ में आ रहा है तो बना देना। देखो समरी दे रहा हूँ, फोटोसिंथेसिस कितने फेजेस में होगा? 2 फेजेस में। एक लाइट डिपेंडेंट फेज, जी हाँ, लाइट डिपेंडेंट फेज और लाइट इंडिपेंडेंट फेज, ठीक है। लाइट डिपेंडेंट फेज में क्या होगा? एनर्जी ऑफ, जल्दी आइए रिवाइज करा रहा, हाँ एनर्जी ऑफ फोटॉन्स यूज होंगी, एनर्जी ऑफ फोटॉन्स। और इससे क्या होने वाला है? सबसे पहले एक्टिवेशन ऑफ क्लोरोफिल हो जाएगा, है ना। और क्लोरोफिल के एक्टिवेशन के बाद दूसरा प्रोसेस क्या होगा? फोटोलिसिस ऑफ, हाँ स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, ठीक है, फोटोलिसिस ऑफ वाटर। हाँ, इसमें यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं दिया हुआ है। चलिए आपकी मर्जी है, अगर बुक में दिया है तो माना तो जाएगा ही, लेकिन बोर्ड्स में जितने भी आंसर दिए गए हैं उसमें सारे रिएक्शंस ही दिए गए हैं, टेबल कोई नहीं दिया है। क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि पूछ ले आपसे कि पूरा ही बताओ दोनों फेजेस, क्या पता वो बोल दे बस बता दो लाइट डिपेंडेंट फेज में क्या होता है। ठीक है, बना लेना, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा तो बना लेना। NADP बस उसका काम उतना ही था कि हाइड्रोजन को इधर से ला के उधर दे देना, फिर वो चला गया। NADP था कौन, जैसे अवरल था? एक कंपाउंड है, एक कंपाउंड है जिसका काम है कैरी करना, हाइड्रोजन से उसकी अच्छी बनती है, आया उसको कैरी किया इधर दे दिया। लेकिन ऐसा नहीं है कि बस चिपक गया, एनर्जी दोनों तरफ लगी, उसको चिपकने में तो नहीं लगी, पहले ब्रेक करने में उसको लग गई। किसकी एनर्जी यूज किया? ATP, ठीक है। अब यहाँ पे वाटर का लिसिस हुआ, कैसी एनर्जी यूज करके? फोटो, है ना, एंड लाइट एनर्जी यूज करके इसने बनाया H+ और
O2, O2 तो निकल गया और ये इसके साथ E माइनस आया, ठीक है। अब इस प्रोसेस को अगर समरी में लिखें तो 2H2O बाय यूजिंग द एनर्जी ऑफ 4 photons gives 4 H plus ions plus 4 electrons plus O2, ये है हमारा। अब ये जो H प्लस आयन है, O2 तो अपना निकल गया, लेकिन H प्लस आयन ने नया साथी ढूंढा, वो कौन था? NADP। तो NADP प्लस H प्लस प्लस E माइनस गिव्स NADPH। ये क्या है? रिड्यूस्ड NADP। और NADP का फुल फॉर्म एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, ठीक है। इसको याद कर लेना घर जाके। अब इसके आगे ये इसी प्रोसेस में जो ये E माइनस है, इसने मदद किया पहले तो ADP को ATP बनाने में, ठीक है। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? फॉस्फोराइलेशन। और क्योंकि ये एनर्जी ऑफ फोटॉन्स को यूज किया तो इसको क्या कह देते हैं? फोटोफॉस्फोराइलेशन। फोटोफॉस्फोराइलेशन फॉर एडिशन ऑफ फॉस्फेट इज कॉल्ड फॉस्फोराइलेशन। बाय यूजिंग द एनर्जी ऑफ फोटॉन्स इज कॉल्ड फोटोफॉस्फोराइलेशन। बहुत टर्म्स है इसमें, एक एक का मतलब समझ के याद करना। अब इसकी बात करते हैं जो NADPH था। अरे बेटा फिर से, एडिशन ऑफ फॉस्फेट, एडिशन ऑफ फॉस्फेट बाय यूजिंग द एनर्जी ऑफ फोटॉन्स इज कॉल्ड फोटोफॉस। जैसे फोटो मतलब क्या था? ये देखिए, ये फोटो मतलब लाइट एनर्जी की, लाइट एनर्जी यूज किया, और फॉस्फोराइलेशन मतलब एडिशन ऑफ फॉस्फेट। अब यहां पे क्या होता है? लाइट डिपेंडेंट फेज खत्म और O2 मिल गया, ATP मिल गया, NADPH मिल गया। फिर आ जाते हैं अपने लाइट इंडिपेंडेंट फेज पे। लाइट इंडिपेंडेंट फेज बहुत छोटा, ये है बेटा, ठीक है, कॉपी कर लो। अब NADPH by using the energy of ATP gives, मतलब जी बोलिए, फोटोलिसिस, ब्रेकिंग ऑफ वाटर। लिसिस मतलब होता है ब्रेकिंग, ब्रेकिंग, और बाय यूजिंग द एनर्जी ऑफ फोटॉन्स इज कॉल्ड फोटोलिसिस। जहां भी फोटो वर्ड आ रहा है इसका मतलब फोटॉन्स इन्वॉल्व है, ठीक है। तो NADP प्लस CO2, उसमें से ये हट जाएगा, इससे जुड़ जाएगा, एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन शो करेगा और अपने को आगे जाके ग्लूकोज मिलेगा। NADP बस इसको कैरी कर रहा था। आप चाहे तो अगले स्टेप पे इसको भी साथ लिख सकते हो, लेकिन हम लोग लिखते नहीं हैं। आप चाहे तो NADP लिख सकते हो, वो फिर से वापस दे दिया जाएगा सेल्स को, ये यूज होता रहता है। पर ये लिखना मत, कॉम्प्लिकेट होगा। ये लिखना, ये लिखना, हाँ इसके नीचे लिखोगे यहाँ पे, बाय यूजिंग द एनर्जी ऑफ ATP पूरा लिखना है। तो आप लिख सकते हो बाय यूजिंग द एनर्जी ऑफ ATP वी गॉट फ्रॉम लाइट डिपेंडेंट फेज। एंड रिजल्ट में यहाँ पे ATP मिल गया था ना, ये ATP यूज हुआ इधर, इतना पूरा, ठीक है। फिर ग्लूकोज को बता देना कि ग्लूकोज यूज जितना हो गया, बाकी कन्वर्ट हो गया स्टार्च में। और इसको स्टार्च में कन्वर्ट होने का प्रोसेस को क्या कहते हैं? पॉलीमराइजेशन, है ना, जो जुड़ना, ठीक है।
Several molecules of glucose combine to form one molecule of starch. This process is called several नहीं, कोई ऐसे डेफिनेट नहीं है, ठीक है। इतना ये समरी है, लिखना है लिख लो। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, अगर आता है तो 5 मार्क्स लेगा ये। चलिए आगे चलते हैं। आगे हम लोग देखेंगे कि चलो फोटोसिंथेसिस कैसे हो रहा है, कहाँ पे हो रहा है, कोई बताएगा? एग्जैक्ट पोजीशन, एग्जैक्ट एग्जैक्ट किस सेल के अंदर? हाँ, उसके भी अंदर कौन? थाइलाकॉइड्स में हो रहा है ये। क्लोरोप्लास्ट है उसके अंदर, क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर याद हो। थाइलाकॉइड जोड़ जोड़ के क्या बनाता है? अपार्टमेंट नहीं बनाता है, ग्रैना बनाता है, ग्रैना। और पूरा जो लिक्विड जेली लाइक स्ट्रक्चर है स्ट्रोमा होता है, ठीक है। उसका भी काम आएगा, स्ट्रोमा का भी। अच्छा हाँ, एक चीज़ अभी इससे याद आया स्ट्रोमा से। देखिए इतना सब कुछ हुआ, ये बहुत मेजर पॉइंट है, अच्छा हम लोग मिस आउट नहीं किए। लाइट डिपेंडेंट फेज होता है हमारा थाइलाकॉइड्स में, लेकिन ये तो समझ में आ गया। तो क्या लाइट इंडिपेंडेंट फेज भी थाइलाकॉइड्स में ही होगा? ये पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज द साइट ऑफ अकरेंस ऑफ लाइट डिपेंडेंट फेज। आप लिख लोगे थाइलाकॉइड, लेकिन लाइट इंडिपेंडेंस के साइट ऑफ अकरेंस कहाँ है? स्ट्रोमा होता है। क्यों? क्योंकि स्ट्रोमा में ही सारा CO2 घूम रहा होता है। थाइलाकॉइड में एनर्जी ट्रैप होती है लाइट की, तो इसीलिए लाइट डिपेंडेंट फेज वहां पे हो रहा है, और स्ट्रोमा में घूम रहा होता है CO2। स्ट्रोमा यही करता है, CO2 का डिफ्यूजन। तो लाइट डिपेंडेंट फेज, लाइट इंडिपेंडेंट फेज स्ट्रोमा में होता है। अगर साइट ऑफ अकरेंस पूछे तो इसको याद रख लेना। लाइट डिपेंडेंट कहाँ होगा? थाइलाकॉइड में। लाइट इंडिपेंडेंट स्ट्रोमा में होगा। अगर डिफरेंशिएट आता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन लाइट फेज एंड डार्क फेज, तो लिखते चले जाओगे ना, 4-5 पॉइंट तो खुद ही से लिख ही लोगे, लिख लेना। हाँ लिखवाया, लेकिन ये नहीं हम लोग ने किया है कि हाँ, अभी ये स्ट्रोमा से मुझे याद आया। चलिए, फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस। जब फोटोसिंथेसिस वर्ड यूज किया, यहाँ पे एक वर्ड छुपा हुआ है, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये कितना ज्यादा या कितना कम को बताता है। हाँ तो ठीक है, तो पहला हम लोग लिख ले रहे हैं, हाँ फोटॉन्स, उसको सनलाइट ही हम लोग बोल देंगे। चलो सनलाइट है तो ये कर दे रहे हैं। फर्स्ट क्या लिख दें? सनलाइट, ठीक है। सनलाइट कैसे प्रोपोर्शनल है? डायरेक्टली है, लेकिन अप टू अ सर्टेन लिमिट, है ना। लाइट इंटेंसिटी, इसको आप सनलाइट बोल सकते हो या लाइट इंटेंसिटी बोल सकते हो। इसी को बुक में हाँ क्लोरोफिल डिस्ट्रॉय हो जाता है। एंजाइम्स जो होते हैं ना, जो एंजाइम्स यहाँ पे यूज हो रहे थे लिसिस ऑफ वाटर में, वो डिस्ट्रॉय होने लगते हैं, ठीक है। तो लाइट इंटेंसिटी एक हद ही तक बढ़ानी है। इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बट अप टू अ सर्टेन लिमिट टू फोटोसिंथेसिस, ठीक है। साथ ही साथ एक ग्राफ भी दिया हुआ है, उसको भी बना लेते हैं यहीं पर। ऐसे तो ये आता नहीं है, लेकिन अगर एग्जाम में आ गया उसके लिए दिया हुआ है। रेट ऑफ फोटो, तो हम लोग तो पढ़ लें, बोर्ड्स में आएगा यार। ये आपको पूरा ग्राफ दे सकता है और बताएगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। देखिए बड़ा अच्छा ग्राफ है ये। हाँ किसी बोर्ड में तो आया है ये। कुछ कंफर्म नहीं होता यार, वो जिसको जो मन कर गया ये ग्राफ ही दे देगा।
लाइट इंटेंसिटी, और एक फैक्टर ले रहे हैं प्रेजेंस ऑफ CO2। ठीक है, सेकेंड फैक्टर पहले यहाँ पे डिस्क्राइब कर दे रहे हैं, फिर उसके बाद ग्राफ पे उसको प्लेस करेंगे। बात मत करो बेटा कुछ आग्रह। ठीक है, सेकेंड फैक्टर है प्रेजेंस ऑफ, ये कैसे होगा? नहीं, हम लोग ने इसको भी डिस्कस किया है कि अप टू अ सर्टेन लिमिट, ये भी अप टू अ सर्टेन लिमिट तक है। हाँ 0.02, तो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोटोसिंथेसिस बट सेम पॉइंट, दोनों पे एक पॉइंट कॉमन चलेगा, अप टू अ सर्टेन लिमिट। ठीक है, अप टू अ सर्टेन लिमिट, दोनों पे लिख देना। अब इसको ग्राफ प्लेसिंग करते हैं। देखो जैसे जैसे हम लोग ने जैसे जैसे लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाई, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बढ़ा, लेकिन एक टाइम के बाद हम लोग लाइट की, जाइए इसको तो ऐसे बनाना पड़ेगा क्योंकि इधर होना चाहिए था फोटोसिंथेसिस, इधर आ गया, इसको ये तो नहीं हो पाएगा ना, पूरा नहीं आ पाएगा ना, इधर उधर करना। चलो तो इसको ऐसे बनाना पड़ेगा। कर ही दे रहे यार, कंफ्यूजन होगी वरना। इसको उधर डाल दे रहे, इसको इधर डाल दे रहे। रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस और यहाँ पे प्रेजेंस ऑफ CO2 एंड लाइट इंटेंसिटी, दोनों एक ही ग्राफ में बता दे रहा हूँ, उसमें अलग अलग ग्राफ बताया है, एक में लाइट इंटेंसिटी, एक में CO2। लेकिन अगर बोर्ड्स में पूछता है एक ही ग्राफ दे देगा वो लाइट, क्योंकि एक शायद 2007 का क्वेश्चन था जिसमें ये ग्राफ दिया हुआ था 3 मार्क्स का, और पूछा था ये ऐसा क्यों हो रहा है। तो कुछ भी छोड़ते नहीं है, एग्जाम स्कूल में शायद ना आए लेकिन बोर्ड्स में आ सकता है। तो देखिए हम लोग ने जैसे जैसे लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाई, एक लिमिट तक फोटोसिंथेसिस बढ़ा, लेकिन एक बार के बाद हम लोग लाइट की इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं लेकिन उससे फोटोसिंथेसिस को फर्क नहीं पड़ रहा। फिर बढ़ाने के लिए हम लोग CO2 का प्रेजेंस और लाएं, मतलब CO2 का लेवल बढ़ाएं, तो CO2 का लेवल भी बढ़ाएं तो फोटोसिंथेसिस बढ़ा, पर उसके बाद फिर एक लिमिट के बाद ऐसे रुक गया। ठीक है, तो ऐसे 2 ग्राफ बनेंगे, एक ऐसा जाएगा एक ऐसा जाएगा। तो यहाँ तक लिख देना। अगर पूछता है कि ये यहाँ पे क्यों रुक गया था, तो बोल देना क्यों, लाइट इंटेंसिटी एक लिमिट के बाद फर्क नहीं लाती फोटोसिंथेसिस पे। यहाँ पे क्यों रुक गया, क्योंकि CO2 भी एक लिमिट के बाद नहीं फर्क लाती है फोटोसिंथेसिस में। ठीक है, एक्चुअली तीनों फैक्टर्स पता है। अब टेम्परेचर भी एक फैक्टर होता है, टेम्परेचर भी आप वैसे टेम्परेचर तो एडवर्स इफेक्ट लेते आएगा, वो टेम्परेचर का अगर ग्राफ बनता है तो वो तो ऑप्टिमम टेम्परेचर तक पहुंचेगा, उसके बाद भी अगर होता है तो वो घटाने लगेगा, कि अगर आपने उसके बाद भी ऑप्टिमम टेम्परेचर जैसे 35 है, अगर आप 40 ले जाना चालू कर दिए, 40 50, तो वो घटाने लगेगा रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। हाँ हाँ बेटा आ जाओ, पेपर निकाल लो। CO2 प्लस लाइट इंटेंसिटी। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट इज आर वाटर। दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जितना पानी बढ़ाते जाओ उतना ज्यादा फोटोसिंथेसिस होगा। ठीक है बेटा, पानी तो चाहिए ना, H2O एंड CO2 आर कंबाइनिंग टू फॉर्म वो ग्लूकोज। पानी तो अपना जाइलम के थ्रू आता रहेगा ना, वो तो प्रेशर वैसे ही डेवलप्ड है। जब ट्रांसपिरेशन को नहीं रोक पा रहे तो पानी को कैसे रोक सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद फोर्थ है अपना टेम्परेचर। टेम्परेचर भी है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फोटोसिंथेसिस के, बट अप टू अ सर्टेन लिमिट। कितना, नॉट अबव 35 डिग्री सी। और 35 डिग्री सी क्या है, द ऑप्टिमम टेम्परेचर। ऑप्टिमम मतलब द परफेक्ट टेम्परेचर, इस पे बहुत ज्यादा होता है। हाँ वो भी बताता हूँ, 10 डिग्री वाला। इतना कॉपी ले लीजिए यार, शिवम पेपर ले लीजिए।
ये लो सर, अपना स्कूल मेंशन कर दीजिएगा उसमें। हाँ, आपके रिजल्ट में मैंने स्कूल नहीं लगाया, मुझे स्कूल नहीं रिकॉल हो रहा था। हाँ, अब ऑप्टिमम टेम्परेचर का क्या खेल है कि जब ये 35 तक जाना है इसको, तो जब ये 10 डिग्री सी बढ़ के 35 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचता है, तब इसमें डबल का रेट ऑफ डबल डिफरेंस आता है। जैसे अगर ये 25 से 35 डिग्री सेल्सियस गया, तो इसमें रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन डबल हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ ट्रांसपिरेशन बोल रहे हैं, फोटोसिंथेसिस 2 टाइम्स हो जाएगा। फिर उसके बाद अगर आप बढ़ाते हो 35 से कुछ थोड़ा सा भी, जैसे इसको 40 भी कर दिया, तब ये इसको घटाना चालू कर देगा। ठीक है, तो ये आपका जो 10 डिग्री सेल्सियस वाला था वो ये है कि जब 35 पहुंचने के लिए वो 10 डिग्री राइज लेता है, तो 2 टाइम्स फोटोसिंथेसिस में बढ़ाव आता है। डालता है बेटा, डालता है, क्योंकि जितना टेम्परेचर बढ़ाओगे रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन बढ़ेगा। रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन बढ़ रहा है मतलब स्टोमाटा खोल रहे हैं। तो अगर हम मान लीजिए 5 डिग्री टेम्परेचर पे देगा, तो सर स्टोमाटा स्ट्रिंक करेगा, मतलब बंद हो जाएगा। 5 डिग्री सेल्सियस पे हाँ बंद होने लगे, क्योंकि रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन गिर जाएगा ना। आप समझिए ना कि जैसे जैसे हम लोग टेम्परेचर बढ़ाते हैं रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन बढ़ेगा। ट्रांसपिरेशन कैसे हो रहा है? मेनली थ्रू स्टोमाटा। स्टोमाटा के बढ़ेगा तभी तो वाटर बाहर निकलेगा। तो ऐसे ही ठंडे टाइम पे स्टोमाटा बंद हो जाते हैं। अब जब इतना बंद हो जाएगा तो गटेशन स्टार्ट हो जाएगा, तो टेम्परेचर से फ़र्क पड़ेगा। अब ये टेम्परेचर नहीं फ़र्क ला रहा है, ट्रांसपिरेशन फ़र्क ला रहा है, लेकिन क्योंकि टेम्परेचर ट्रांसपिरेशन फ़र्क ला रहा है तो हम बोल देते हैं हाँ टेम्परेचर ही है जो स्टोमाटा को खोल बन रहा है। और ये जो K+ आयंस और वो है ना दूसरी थ्योरी, ये उन्हीं के खुलने और बंद होने की 2 थ्योरी है। ठीक है, अभी करेंटली पीक जितना पहुंचा है, मैक्सिमम 49 या 50 पहुंचा हुआ है, 49। हाँ, क्या फोटोसिंथेसिस होगा, पर रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन गिर जाएगा। अगर ट्रांसपिरेशन नहीं होता है तब तो फिर प्लांट फूड ही नहीं बना पाएगा अपने लिए। ये ज़रूरी नहीं है, ये जैसे आप अगर देखो टेम्परेचर अलग अलग, जैसे जो क्लाइमेट होता है उस हिसाब से वो प्लांट अपने आप को अडाप्ट कर लेता है। अगर यही प्लांट हमारा डेजर्ट में लगा हो तो डेजर्ट में तो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है, उसका तो नॉर्मल टेम्परेचर ही इतना है, 40 ही रहता है, तो ऐसे में तो उसकी एंजाइम डिस्ट्रॉय हो जानी चाहिए। लेकिन वो जो सेल्स हैं वो अपने आप को स्पेशली डिज़ाइन कर ली हैं, तो उस टेम्परेचर पर वो नहीं, अब उनका ऑप्टिमम टेम्परेचर ही 45 बन गया है, क्योंकि 45 ही भी रहना है। तो ऑप्टिमम, और जो ठंडी इलाका है, जो ठंडा इलाका है, उनका ऑप्टिमम टेम्परेचर 25 है, लेकिन ऑन एन एवरेज ऑप्टिमम टेम्परेचर हम लोग 35 लेते हैं, लेकिन ये वेरी करता है प्लेसेस टू प्लेसेस। तो आप 35 ही लिखो। ठीक है, और किसी का डाउट? ठीक है, तो ये सारे थे अपने कुछ फैक्टर्स जो कि फ़र्क लाते हैं किस पे, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस पे। और ये थे हमारे एक्सटर्नल फैक्टर, ये प्लांट के अंदर नहीं हो रहा है। अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि इंटरनल फैक्टर क्या होंगे, लिख भी देते हैं एक्सटर्नल फैक्टर्स। इंटरनल फैक्टर्स affecting rate of photosynthesis। अच्छा ये बताइए, किसी को जल्दी तो नहीं आज जाने की? तो मैं जल्दी जल्दी निपटा दूँ, मैं ना डिटेल में बताते चले जाऊँ। डिटेल में बता रहा हूँ, लास्ट में ये मत करिएगा सब छोड़ दीजिए मुझे। अगर चल जाती है कोई दिक्कत नहीं ना किसी को? लास्ट दिन है आपकी। खैर लास्ट दिन है, आप लोग शायद 1 हफ्ते तक नहीं आओगे इसके बाद। अच्छा कल आओगे ना? अच्छा आप लोग हर दिन आओगे आप? कौन बाकी सब प्रिपरेशन लीव नहीं लेंगे?
अच्छा, प्रिपरेशन लीव नहीं लोगे? सिर्फ हम मैथ्स में नहीं है। तो अगर सिर्फ एक ही बच्चा आ रहा है तो हम लोग पढ़ेंगे क्या? अच्छा, अब भी आओ, सब लोग आओगे तब फिर दिक्कत क्या है? हम लोग इतना फिजिक्स के कोर्स, फिजिक्स के एग्जाम कब है? तो मैं फिजिक्स भी कंप्लीट करा दूंगा। फिजिक्स और केमिस्ट्री के एग्जाम के पहले उसके पिछले दिन हाँ, फिजिक्स सिर्फ बायोलॉजी फिजिक्स फिजिक्स का एग्जाम कब है? कोई डेट बताएगा? पीरियड आपने टाइम टेबल तो भेजा नहीं। इस हफ्ते के अंदर है। कमिंग हफ्ते पहले? अच्छा, पहले के एग्जाम। तो फिजिक्स तो नहीं हो पाएगा, हम लोग आज बायो ख़त्म कर लेंगे पूरा। आते रहिएगा मुझे। हाँ, कोऑर्डिनेशन बहुत ही छोटा चैप्टर है यार, वो तो 15 मिनट में हो जाएगा। वो मेन आपको ही रटना है, मैं बता दे रहा हूँ क्या क्या रटना है उसमें। तो बहुत देर बाद है 29 तो। क्या यार कुशाग्र यार, आप तो अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मारते हैं। चलिए कोई बात नहीं, चलिए ठीक है, फिर डिटेल में पढ़ा रहे, लास्ट में कोई भागने के लिए मत बोलिएगा। अरे तो आप निकल जाइएगा यार। 7 कहाँ, 7:30 तो वैसे ही चलनी है क्लास। नहीं, 8 मेरे ख्याल से हो जाए क्योंकि डिटेल में पढ़ा रहे, तो चले जाइएगा यार आप। हम तो मेजॉरिटी के साथ चलेंगे ना। अब इंटरनल फैक्टर पे आते हैं। इंटरनल फैक्टर पहला हम लोग लग देते हैं क्लोरोफिल। क्लोरोफिल ये कैसा होगा? जितना से, क्योंकि यही है साइट ऑफ, अगर आपको मैं एक बड़ा किचन दे दूं तो उसमें खाना भी तो आप ज़्यादा बना सकते हो। इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। अच्छा ठीक। फिर उसके बाद ये वाला पॉइंट समझिए, प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? प्लाज्म, हाँ, जो न्यूक्लियस है उसको अवॉइड कर दीजिए। जो साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म में वाटर और ग्लूकोज होता है, ठीक है। तो जितना ज़्यादा वाटर होगा उतना कम उसमें ग्लूकोज डिसॉल्व हो पाएगा। तो हम लोग जो इंटरनल फैक्टर है, तो उसमें अगर हम लोग को ग्लूकोज का अमाउंट बढ़ाना है तो हम लोग वाटर का अमाउंट कम कर देते हैं। तो अगर प्रोटोप्लाज्म में वाटर कम है, प्रोटोप्लाज्म में वाटर कम है, तो ग्लूकोज ज़्यादा, मतलब फोटोसिंथेसिस ज़्यादा हो पाएगा। नहीं, ग्लूकोज ज़्यादा स्टोर हो पाएगा, ठीक है। सेल से बनेगा, जैसे अभी आप समझिए प्लास्टिड्स में हुआ, फिर वो तुरंत, आप जैसे किचन में खाना बनता है, सब कुछ किचन ही में थोड़ी ना रखते चले जाते हो, आप तुरंत उसको सर्व करने चले जाते हो ना, कि किचन ही में रखते चले जाएंगे। सबके लिए बना है, पूरे प्लांट के लिए। तो इतना छोटा सा प्लास्टिड में 1 सेकंड में इतनी बार फोटोसिंथेसिस किए पड़ा है, तो इतने तो सारा वो तुरंत भेजे पड़ता है, तो तुरंत अपने से बाहर निकाला, पहुंच गया स्टोमाटा में, अरे स्टोमाटा बोल रहे, क्लोरोफिल में, क्या नाम है उसका, साइटोप्लाज्म में, साइटोप्लाज्म में। और साइटोप्लाज्म में ही ये वाटर का लेवल है, तो वाटर लेवल अगर उसमें कम है तो ज़्यादा ग्लूकोज स्प्रेड आउट हो पाएगा। तो अगर उतने लोग ही नहीं है खाने वाले तो उतना खाना बनेगा ही नहीं। जैसे आप, ये प्रैक्टिकलिटी में ही रहता है, जितना बड़ा प्लांट रहेगा वो उसी हिसाब से फोटोसिंथेसिस करेगा। ऐसा नहीं होगा कि उसको बहुत ज़्यादा लाइट मिल रही है, बहुत अच्छा CO2 मिल रहा तो वो बनाता चला जाएगा। फोटोसिंथेसिस अगर पूरा प्लांट उतना सफिशिएंट है कि हाँ ठीक है इतने में हो जाएगा, जैसे एक बड़ा प्लांट बहुत ज़्यादा ग्लूकोज बनाता है एक दिन में, एक छोटा प्लांट कम बनाता है, तो वैसे ही अगर वाटर उसके पास कम है, जगह ज़्यादा है, तब वो ग्लूकोज उतना डालेगा, और ग्लूकोज बन के आ रहा फोटोसिंथेसिस से। तो अगर ज़्यादा बनाना है तो फोटोसिंथेसिस ज़्यादा होगा। तो अब जाके हम लोग का रिलेशन आएगा कि अगर वाटर प्रोटोप्लाज्म में कम है तब फोटोसिंथेसिस ज़्यादा होगा। इसको बुक की भाषा में इसमें दिया हुआ है, प्रोटोप्लाज्म, डिहाइड्रेशन ऑफ प्रोटोप्लाज्म फॉर सम रीजन reduces the rate of photosynthesis. Similarly, the accumulation of carbohydrates. इसको ऐसे ही समझिए आप।
नहीं वो नहीं, यही लिखिए, यही लिखिए, क्योंकि देखिए जो हमारा पानी आ रहा है वो तो जाइलम से आ रहा है। तो इसको पानी प्रोटोप्लाज्म में जाके तुरंत जो खाना बना वो स्टोर होता रहेगा। पानी आ तो कहीं और से रहा है, वो सेल का ही पानी थोड़ी ना खींचता है, वो तो ग्राउंड का पानी खींचता है। तो यही कॉन्सेप्ट चलेगा, इसी को लिखिए। वैसे ये पूछता नहीं है, जो पूछता है वो लास्ट पॉइंट है। अगर ये आएगा भी नहीं तो उतना कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। लास्ट जो आता है, हाँ यार लिखा तो है, लेकिन जितना मैंने बोर्ड्स के रिजल्ट, बोर्ड्स के स्पेसिमेन कॉपी में दिखा है, ये बोर्ड जो उसकी बोर्ड्स का जो बुक निकली है उसमें तो ऐसे ही एक्सप्लेन किया है कि नहीं बता रहा यार। मगर यही सही है जो यहाँ पे लिखा है, उसमें लिख दिया फॉर सम रीज़न, रीज़न भी नहीं स्पेसिफाई किया है। जो असल बात है वो यही है कि अगर वाटर कम है तो उसके पास ग्लूकोज रखने की जगह ज़्यादा है, और अगर ग्लूकोज ज़्यादा वो रख पा रहा है तभी वो ज़्यादा फोटोसिंथेसिस करेगा। ठीक है, अब जो मेन आता है वो है स्ट्रक्चर ऑफ लीफ। हाँ हाँ, तो इसी पॉइंट को एक और तरीके से समझाया गया है, accommodations made by the leaf to increase the rate of photosynthesis। मतलब लीफ ने अपने साथ साथ क्या अकोमोडेशन किया है, क्या अपने में बदलाव लाए जिससे वो फोटोसिंथेसिस बढ़ा पाए। अडेप्टेशन, चलिए अडेप्शन, हाँ देखते हैं कौन कौन से पॉइंट। अडेप्टेशन मेड बाय द लीफ टू इंक्रीज फोटोसिंथेसिस। क्या क्या हो सकता है, अब अपना गैस मारिए। ठीक है, तो नंबर ऑफ लीव्स उसने बढ़ा दिया। नंबर ऑफ स्टोमाटा उसने क्या किया, बढ़ाया कि घटाया? बढ़ाया। चलिए उसको हम लोग पॉइंट वाइज चलते हैं। कौन सा पॉइंट पहले ले लें? चलिए एक पॉइंट जो सबसे रिलेटेबल है, न्यूमरस स्टोमाटा कर दे रहा है। हाँ, क्यूटिकल कैसा होना चाहिए, थिन या थिक? थिन, ठीक है, थिन एंड ट्रांसपेरेंट क्यूटिकल। ट्रांसपेरेंट होगा तभी तो ज़्यादा लाइट आ पाएगी। ट्रांसपेरेंट क्यूटिकल। थर्ड, जो लीव्स होती हैं वो अपने आप को धूप के राइट एंगल पे प्लेस कर लेती हैं ताकि सबसे ज़्यादा लाइट वो ले पाएँ उस पर। क्या?
इंक्रीज। हाँ साइज ऑफ स्टोमेटा से कितना बड़ा स्टोमेटा ओपनिंग है तो हाँ, उससे भी होगा कि डिफ्यूजन ऑफ गैसेस, लेकिन बुक में दिया नहीं है। कर दिया है। कहाँ साइज ऑफ स्टोमाटा कहाँ है? लिख तो हम लोग बहुत कुछ सकते हैं, लेकिन जितना बुक में दिया उतना डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टोमेटा एंड द साइज ऑफ द नहीं दिया है ना। ठीक है, न्यूमरस स्टोमाटा। फिर लीफ का अरेंजमेंट, नहीं सही बोल रहा है, स्टोमाटा का बड़ा होगा, डिफ्यूजन ज़्यादा होगा। सब कुछ डिफ्यूजन कराने के लिए ही है, ये और ये पॉइंट तो डिफ्यूजन के लिए ही है, सिर्फ ये स्टोमाटा वाला पॉइंट। जब भी स्टोमाटा आता है, स्टोमाटा का काम ही डिफ्यूजन है, ठीक है, इसका तो काम वही है डिफ्यूजन। तो अगर स्टोमाटा बढ़ाएंगे तो डिफ्यूजन ज़्यादा होगा, तो जल्दी जल्दी सब कुछ ट्रांसपोर्ट होगा, जल्दी कार्बन डाइऑक्साइड आएगी, जल्दी ऑक्सीजन निकलेगी। और या तो आप बढ़ा दो नंबर, या तो स्टोमाटा को ही बड़ा कर दो, लेकिन उसमें एक लिमिट होगी बड़ा करने में। डिफ्यूजन से इसका रिलेशन है, इसको एक्सप्लेन कर लेना खुद से अगर एक्सप्लेन करने को आता है। लीफ अरेंजमेंट एट राइट एंगल्स, ये भी समझ गए ना, ताकि ज़्यादा धूप ले पाए। फिर नो, शायद नो स्पेसेस इन बिटवीन सेल्स। द थिननेस ऑफ लीफ, ये लीफ को एकदम थिन रखता है, एकदम पतला। कोई सोचेगा क्यों? जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लीफ में सनलाइट एब्जॉर्ब हो सके। तो उसके लिए तो बड़ा बनाना चाहिए, तब शादी हो पाएगी। हाँ, बढ़ा देता है वो, लीफ का सरफेस एरिया भी एक पॉइंट हो सकता है, लेकिन इसमें नहीं लिखेंगे। वो ट्रांसपिरेशन ने ले लिया था सरफेस एरिया वाला। ये थिन रखता है ताकि जल्दी जल्दी ये डिफ्यूजन ऑफ गैसेस हो पाए, जैसे वहाँ से जो ग्लूकोज निकला तुरंत अगली सेल को मिल जाए। अगर वो थिक रखेगा अपने आप को, तो सेल्स के बीच में स्पेसेस बढ़ जाएंगी। थिन रखेगा, स्पेसेस छोटी रहेंगी, तो जल्दी जल्दी सब कुछ ट्रांसफ़र हो जाएगा। इस वजह से उसने लीफ को थिन रखा है, थिननेस ऑफ लीफ। फिर फिफ्थ, एक्सटेंसिव वेन सिस्टम। वेन सिस्टम क्या है? वैस्कुलर बंडल्स। जाइलम और फ्लोएम बहुत ज़्यादा इसने अपने पास रखा हुआ है कि तुरंत पानी जल्दी जल्दी ले, है ना, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड के लिए पानी भी चाहिए। हाँ, एक्सटेंसिव, बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव वेन सिस्टम फॉर रैपिड ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर टू मीसोफाइल सेल्स। ठीक है, ये 5 पॉइंट उसके हो गए। एक और पॉइंट दिया हुआ है, 6th, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट ये सबसे ज्यादा रखेगा अपने अपर एपिडर्मिस पे। क्यों? हाँ, क्योंकि सनलाइट ऊपर ही पड़नी है, तो ऊपर अपर एपिडर्मिस में ही इसने सारा रखा हुआ है। और अपर एपिडर्मिस के जस्ट नीचे कौन होता है? हाँ, गुड, ये स्ट्रक्चर याद रखिएगा, लीफ वाला। हाँ, बुक से ही पढ़ा रहे हैं, कुछ बुक के बाहर का कोर्स नहीं है। ये है बुक, बस पुरानी बुक है, यही है बुक। अच्छा, ये पेज नंबर 68। अच्छा, आपका पीछे पलटिए, नहीं इधर, मतलब इधर कहाँ है? पूछिए उनसे, वो बता रहे हैं ना। अच्छा, ये बहुत छोटा दिया हुआ है, मगर पहले की बुक में बहुत बड़ा दिया हुआ है। नहीं नहीं, पॉज मत करिए, था क्या आपने? पॉज मत किया करिए यार। चलिए, इतना हुआ अडैप्टेशन। चलिए, इतना समझ में आया कि अडैप्टेशन क्या क्या कर सकती है लीफ। आगे बढ़ते हैं।
अब आ जाते हैं एक्सपेरिमेंट्स पे। अब देखिए एक्सपेरिमेंट्स, 4 एक्सपेरिमेंट हैं टोटल, चारों में से एक ना एक तो आना ही है। ठीक है, चारों एक्सपेरिमेंट में से एक ना एक तो आना ही है, और 5 मार्क्स के आएंगे एक्सपेरिमेंट। और इन एक्सपेरिमेंट का 2 स्टेप सब में सेम है, जो 2 स्टेप चल रहे हैं। तो पहले वो 2 स्टेप डिस्कस कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट है ये, ध्यान दीजिएगा। वाटर का टूटना, नहीं, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं हम लोग फोटोसिंथेसिस में। हाँ बताता हूँ, मिल जाएगा बेटा, बहुत टाइम लगता है नोट्स बनाने में। कितना काम कर लें बताओ, कितना काम कर लें वही 2 दिन में। अरे बेटा पहले इस पे तो ध्यान दे लो, हर चीज़ में तुम लोग इतना इधर उधर क्यों जाने लगते हो? जब पढ़ाई की बात हो रही तो इतने पे ही रहो ना, इधर से उधर भेज दे रहे हो टॉपिक को। चलिए, तो जो 2 स्टेप हमारे सेम चलेंगे वो डिस्कस करते हैं। तो एक स्टेप जो रहेगा वो रहेगा डी स्टार्चिंग ऑफ लीफ। डी स्टार्चिंग मतलब क्या? स्टार्च हटाना लीफ से। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, मतलब इसको करना तो बहुत इजी है कि आप एक प्लांट को लेके बस 1-2 दिन के लिए आप डार्क एरिया में रख दो, मतलब हाँ पूरा प्लांट गमला उठाओ और उसको डार्क एरिया में रख दो 1 से 2 दिन के लिए, और उसका सारा स्टार्च खत्म हो जाएगा। अब कोई बताएगा ऐसा क्यों? हाँ, फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाया और वो 1-2 दिन में अपना सारा स्टार्च का रिजर्व यूज़ कर लिया उसने, तो इस वजह से ये स्टार्च का रिमूवल बस इसको अगर कैसे कर लेंगे आप, बाय प्लेसिंग या फिर कीपिंग द प्लांट इन द डार्क फॉर 24 to 48 आवर्स, है ना। अब इसका रीज़न अगर पूछ ले तो बता लोगे ना, क्योंकि 1-2 दिन में उसने सारा अपना स्टार्च यूज़ कर लिया और फोटोसिंथेसिस हो नहीं पाया। क्यों नहीं हो पाया? सनलाइट नहीं मिली। तो क्लियर? डी स्टार्चिंग कैसे करेंगे? स्टार्च का कलर वाइट होता है, लेकिन इसका प्रेजेंस शो करने के लिए हम लोग अभी जो दूसरी चीज़ बताएंगे, स्टार्च का कलर तो वैसे वाइट ही होता है ना, लेकिन आप अगर स्टार्च प्रेजेंट है लीफ में कि नहीं है, उसके लिए हम लोग एक आयोडीन सोल्यूशन यूज़ करते हैं। ठीक है, वहीं तक आ रहे, अगला वही है। और अगर पूछें कि ये नीड क्या पड़ गई आपको डी स्टार्चिंग करने की, आप एक लीफ को ऐसे ही ले लो। अच्छा मैं ब्रीफ कर दूं, इन एक्सपेरिमेंट्स में होगा क्या कि इन एक्सपेरिमेंट्स में हम लोग एक पत्ती लेंगे या फिर एक पूरा प्लांट लेंगे और 4 चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे कि क्या सनलाइट ज़रूरी है प्लांट के लिए, क्या क्लोरोफिल ज़रूरी है प्लांट के लिए, क्या पानी फोटोसिंथेसिस के लिए, ठीक है, क्या पानी ज़रूरी है फोटोसिंथेसिस के लिए, क्या ऑक्सीजन, और क्या कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन लिबरेट होती है कि नहीं, है ना। तो क्या क्या हम लोग पढ़ेंगे उसमें, कार्बन डाइऑक्साइड ज़रूरी है कि नहीं, वाटर ज़रूरी हो कि नहीं, क्लोरोफिल ज़रूरी है कि नहीं, और O2 लिबरेट होता है कि नहीं, ये 4 पढ़ेंगे। अब इन चारों में हम लोग ने नॉर्मली क्यों नहीं एक प्लांट को ले लिया, पहले डी स्टार्च क्यों किया उसको, कोई सोचेगा? ये इसलिए करते हैं हम लोग क्योंकि ताकि हमारा जो एक्सपेरिमेंट है, हम लोग ने जैसे एक पत्ती ली, उस पर सनलाइट नहीं दिखाई, क्लोरोफिल उस पत्ती में नहीं था, तब भी फोटोसिंथेसिस किए, तब भी स्टार्च दिख जाएगा, तो हम कंफ्यूज होंगे ये स्टार्च अभी बना है कि पहले का स्टार्च था। तो ये कंफ्यूजन ना हो कि ये स्टार्च कब का था, तो पहले के स्टार्च को ही हटा दो, पहले के स्टार्च को हटा ही दो, तो खुद ही पता चल जाएगा यहाँ अभी अभी ये फोटोसिंथेसिस से नया स्टार्च बना है।
ठीक है, इस वजह से अगर पूछ देता है व्हाट इज द रीजंस ऑफ डी स्टार्चिंग अ लीफ, तो आप बोलोगे हाँ नहीं, टू शो नहीं, टू नॉट कंफ्यूज बिटवीन द स्टार्च मेड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस एंड द रिजर्व्स ऑफ स्टार्च। ठीक है, ये लिख लीजिए, ये स्टेप सब पे चलेगा, ऑलमोस्ट 3 पे चलेगा, लास्ट वाले में नहीं चलेगा जब O2 की बात करेंगे। ये लिखा, लिख लिया, ठीक है। ये भी लिख ले रहे हैं कि इसका नीड क्या है, एग्जैक्ट वर्ड में लिख दे रहे हैं। नहीं नहीं, फर्स्ट ही है, इसकी नीड क्या है, द स्टार्च should not interfere during the experiment। ठीक है, द स्टार्च शुड नॉट इंटरफियर विद द एक्सपेरिमेंट्स। अब सेकेंड स्टेप पे आते हैं। सेकेंड स्टेप पे है द टेस्ट फॉर स्टार्च। दूसरे पेज पे कर लूं क्या? द स्टार्च शुड नॉट इंटरफियर, ये आप अपने वर्ड्स में लिख सकते, ये मेरे ही वर्ड्स में, बुक में नहीं दिया हुआ है। ये काफी चीजें आपको अपने वर्ड्स में लिखनी पड़ेंगी। तो सेकेंड पॉइंट है द टेस्ट फॉर स्टार्च। अब देखते हैं कि मतलब ये एक्सपेरिमेंट्स के लास्ट में करेंगे कि स्टार्च था उसमें कि नहीं। अब वो करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके 4 टोटल प्रोसेस हैं। इसमें हम लोग सबसे पहले लीफ को एक बॉइलिंग वाटर में प्लेस करेंगे। हाँ, एक लीफ को, पूरे प्लांट को तो कर नहीं पाएंगे, पूरे गमले को डालें। एक लीफ जिसके साथ होने वाला है, पहले पूरे प्लांट को, पूरा समझिए, पूरे प्लांट को हम लोग ने डिस्टार्च कर दिया। एक लीफ को क्यों नहीं कर सकते डिस्टार्च? वो मर जाएगी लीफ। हाँ हम लोग, हाँ बहुत बढ़िया, उसको प्लग कर दिया तो उसको कुछ मिलने ही नहीं वाला प्लांट से। इस वजह से पूरे गमले को डाला, डिस्टार्च वाला प्लांट लाया, पत्ती निकाली, अब जाके अपना पूरा एक्सपेरिमेंट कर दिया। उसके एंड में जैसे हम लोग ने फोटोसिंथेसिस उसके साथ करवाया, थोड़ा सनलाइट दिया, थोड़ा नहीं दिया, फिर उसके बाद हम लोग ने देखा कि स्टार्च था कि नहीं। स्टार्च से पता चल जाएगा फोटोसिंथेसिस हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, अब पूछिए। हाँ, उसी एक लीफ को हम लोग ऐसे प्रोसेसेस में डालेंगे और उस पर कोई एक्सट्रैक्ट नहीं होगा, एक कलर से पता चल जाएगा। जैसे लिटमस पेपर बता देता है ना, एसिड है कि बेस है, कलर चेंज करके, वैसे ही हम लोग आयोडीन सोल्यूशन डालेंगे इस पत्ती पे। नहीं नहीं, पहुंचने तो दीजिए। और उसका कलर चेंज होता है, उसी से पता चलता है। ठीक है, तो सबसे पहले पत्ती को डाल देंगे एक बॉइलिंग वाटर में। ऐसा क्यों? टू किल ऑल द जर्म्स या फिर ऑल द सेल्स। हाँ, नीड, हाँ नीड है टू किल ऑल द सेल्स या फिर ऑल द जर्म्स, क्योंकि एक बार स्टार्च प्रोड्यूस हो गया तब सेल्स की जरूरत थोड़ी ना है। लेकिन अगर वो सेल्स जिंदा रहती हैं तो वो फिर वो से इंटरफियर करेंगी, वो उन स्टार्च को कंज्यूम करती रहेंगी। तो मे भी वो सारा स्टार्च बना तो सही लेकिन कंज्यूम हो गया। इस वजह से हम लोग पत्ती को करने के बाद एक्सपेरिमेंट जब टेस्ट करने वाले होंगे तो पहले बॉइलिंग वाटर में डाल देंगे। और इसकी नीड लिख दीजिएगा, टू नॉट लेट एनी केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस, टू नॉट लेट एनी फर्दर केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस, टू नॉट लेट एनी फर्दर केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस। बात मत करो बेटा, ये 4 एक्सपेरिमेंट समझ लो, एक ना एक तो आना ही है। ठीक है, अभी बात मत करो, बस इसको समझ लो अच्छे से। हाँ, ये हम लोग टेस्ट फॉर स्टार्च कर रहे हैं कुशाग्र।
हाँ, अब उनका तो काम वही तो है, अगर सेल्स को मार दिया तो कोई केमिकल रिएक्शन ही नहीं होगा, ठीक है। एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहे बेटा, बाहर क्यों चले गए थे आप? हम लोग इसी का कंटिन्यूएशन कर रहे हैं, जो दो चीज़ें सब में चलनी, डी स्टार्चिंग, फिर सेकेंड वाला कि जो सब में हम लोग टेस्ट फॉर स्टार्च कैसे करेंगे, ठीक है। तो उसका ये पहला काम करेंगे कि बॉईल कर दिया उसको वाटर में, फिर सेकंड यहीं पे कर दूं कि अगले पेज पे करूं? अगले पेज पे कर दे रहा हूं। उसके बाद इस पत्ती को निकाला, अभी ये पत्ती बड़ी सॉफ्ट हो जाएगी, है ना। अगर किसी को बॉईल करते तो पत्ती बड़ी सॉफ्ट एकदम, हाँ मॉइस्ट्री हो जाएगी, हाँ लचीली, हाँ लचीली वर्ड था, हाँ टू नॉट लेट एनी फर्दर केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस। हाँ, फिर ये सेकंड हम लोग ने काम किया। सेकंड क्या कर दिया, एक बॉइलिंग वाटर लिया और यहां पे लिया एक बीकर, जो कि इस बॉइलिंग वाटर में हम लोग ने, लिख दूं अगर कंफ्यूजन ना हो, बॉइलिंग वाटर, जैसे आपने देखा होगा, अगर आपको, हाँ अच्छा एग्जांपल, किसी ने ऑयल, जैसे ठंडियों में ऑयल, खासकर कोकोनट ऑयल जम जाता है ना, अगर उसको आपको फिर से लिक्विफाई करना है तो कैसे करते हो? सीधे गैस पे करते हो, फिर स्टील की कटोरी में पानी गर्म करते हैं और उस पानी में डाल देते हैं, ठीक है। वही काम यहाँ पे भी करेंगे। यहाँ पे इसके अंदर, हाँ वही तो, इसके अंदर रहेगी, अरे कोई बात नहीं भैया, कोई बात नहीं, जाने दीजिए, कोई, तो आप ऐसी बात करेंगे चढ़ ही जाएंगे। नहीं मजाक कर रहे, ठीक बोल रहे हैं, वो जिसकी जैसी मर्जी गर्म करने की, ठीक है, जनरली ऐसे किया जाता है, तो हम ये ले रहे हैं। तो इसके अंदर है मिथाइलेटेड स्पिरिट, हाँ बता रहे, हमें लगा आप इसको भूत से कनेक्ट करेंगे, ठीक है। मिथाइलेटेड स्पिरिट, यही है इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल क्या होता है? इथाइल अल्कोहल क्या होता है? एथेनॉल। हाँ एनारोबिक में आती है, ये सही बोलना, एनारोबिक में ही बनती है। ये सब आपको करना है। ये एग्ज़ाम में मान लीजिए, मैं बताता हूँ क्वेश्चन भी कैसे आने वाले, वो अभी मैं प्लेस करूँगा, बोर्ड्स का एक क्वेश्चन उठा लूँगा, उसमें पूछेगा ये क्या है, ये क्यों लिया तुमने, क्यों बॉईल कर दिया, उसमें क्या किया। तो हम लोग ने बॉइलिंग वाटर से निकाला, फिर उस बत्ती को इसके अंदर प्लेस कर दिया, मिथाइलेटेड स्पिरिट में, एथेनॉल में। मिथाइलेटेड स्पिरिट ही वर्ड यूज़ करना, क्योंकि वही बुक में दिया हुआ है, वो सबको समझ में आया, इस वजह से मैंने उसको एथेनॉल बोला हुआ है, वैसे उसको कहते भी वही है। और ये किस लिए है, इसकी नीड क्या पड़ गई? हाँ एथेनॉल, इस गर्म एथेनॉल में लीफ डाल देंगे, इसकी नीड क्या पड़ गई। और ये तब तक हम लोग लीफ को डाले रहेंगे जब तक पत्ती पेल वाइट ना हो जाए, ठीक है। हाँ नहीं नहीं नहीं, ये अब ये मिथाइलेटेड स्पिरिट क्या करेगा, सारा क्लोरोफिल रिमूव कर देगा। क्लोरोफिल रिमूव हो गया तो पत्ती का कलर लूज हो गया, समझ में आ रहा है? तो रिमूवल ऑफ क्लोरोफिल, ये पूछा ही पूछा जाता है, अगर एक्सपेरिमेंट आता है तो ये हमेशा पूछा जाएगा कि आपने पत्ती को, जब आप टेस्ट कर रहे थे अपने स्टार्च को, पत्ती अब पेल वाइट हो जाएगी, हल्की येलोइश हो जाएगी, अंटिल पेल वाइट। मतलब इस पत्ती को इसके अंदर तब तक रखेंगे जब तक ये ग्रीन से चेंज होके
पेल वाइट ना हो जाए, ठीक है। और पेल वाइट क्यों कर दिया? रिमूवल ऑफ क्लोरोफिल करने के लिए, ठीक है। अब ये पत्ती जब इसके अंदर हम लोग करते रहेंगे, फिर जब इससे निकालेंगे ना, तब ये हार्ड और ब्रिटिल हो जाएगी। ब्रिटिल मतलब बहुत जल्दी टूटने का डर रहेगा इसका, ठीक है। हाँ, सूखी पत्ती की तरह, एकदम सही। तो नहीं, अभी स्टार्च बचा हुआ है और वही हमारा काम है। क्लोरोफिल इसलिए निकाल लिए कि अब फर्दर फोटोसिंथेसिस ना हो जाए लाइट के एक्सपोजर से। चांसेस तो है ही, क्योंकि मेन जो जो इंग्रेडिएंट है वो तो उसको मिल ही जाएगा, पानी अंदर उसके रहेगा थोड़ा बहुत, ठीक है। अब थर्ड स्टेप, ये नेसेसरी स्टेप नहीं है, ये किया जाता है इसलिए क्योंकि अगर एक ब्रिटिल लीफ आप लोगे, उसको बड़ा केयर से हैंडल करना पड़ेगा कि टूटे ना, जैसे एक सूखी पत्ती होती है। तो हम इस पत्ती को फिर से थर्ड स्टेप में बॉइलिंग वाटर में डाल देंगे सॉफ्ट करने के लिए। ये एक नेसेसरी स्टेप नहीं है, ये स्टेप पूछा भी नहीं जाता है। क्यों इतनी बात कर रहे हैं, कुछ आगे मत करिए डिस्टर्ब। बॉइलिंग वाटर, हाँ नहीं, स्टार्च करने से कहाँ बनता है? हाँ, स्टार्च तो देखिए, स्टार्च इज द स्टोर्ड फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। फोटोसिंथेसिस से बनेगा ग्लूकोज, और अगर वो ग्लूकोज ही बन जाएगा स्टार्च, अगर स्टार्च लीफ में प्रेजेंट है मतलब उसने फोटोसिंथेसिस किया, ठीक है। तो ये बॉयल तो सिर्फ कर रहे ताकि इस पत्ती को सॉफ्टन कर दे, और ये ग्रीन नहीं, अब ये पत्ती कैसी हो जाएगी? पेल वाइट, हाँ ठीक है। बॉयल किया टू सॉफ्टन। नाउ कम्स द फाइनल स्टेप, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, जो कि असल में अभी टेस्ट होगा इसका। अरे ये नहीं होगा। अब इस पत्ती को आप लोगे, इस पेल वाइट पत्ती को लोगे, और इस पे एक आयोडीन सॉल्यूशन, आयोडीन सॉल्यूशन के ड्रॉप्स डालोगे। ये आयोडीन सॉल्यूशन की स्पेशलिटी क्या है? हाँ, अगर स्टार्च के कांटेक्ट में ये आता है तो ये अपना कलर चेंज कर लेता है, ये कलर बना देता है ब्लू ब्लैक कलर। और अगर स्टार्च के प्रेजेंस में नहीं आया तो ये येलोइश ब्राउन कलर देता है। खुद का कलर इसका येलोइश ब्राउन ही है, ठीक है। इसको अगर देखना है तो देख भी लीजिए, आयोडीन सॉल्यूशन। और लीव डाल दो। हाँ एकदम, देखिए येलोइश कलर है ना। अब इसको जब स्टार्च मिल गया, देखिए पेल वाइट भी पत्ती बहुत अच्छा दिया हुआ है यार, डी कलर्ड पेल वाइट पत्ती है, इसके ऊपर इसने डाला आयोडीन का सोल्यूशन, तो जितने पार्ट में इसका फोटोसिंथेसिस हुआ उतना पार्ट इसने ब्लू ब्लैक कर दिया, जितने पार्ट में नहीं हुआ वो वही कलर रह गया। लेकिन ये पेल वाइट नहीं, ये इसी कलर की हो जाएगी क्योंकि इस पर तो आयोडीन सोल्यूशन गिर जाएगा, ब्लू ब्लैक, ठीक है। तो ये येलोइश ब्राउन हो जाएगी जितने पे नहीं हुआ होगा, ये याद रखना, ठीक है। आयोडीन सोल्यूशन मैं लिख दे रहा हूं। इफ स्टार्च इज प्रेजेंट, इफ स्टार्च इज प्रेजेंट तो क्या कलर दे देगा? ब्लू ब्लैक कलर, ठीक है। नहीं, ब्लू ब्लैक बोलिएगा। देखिए अगर कलर देखना ही है तो देखिए आपके बुक में ऐसे बड़ा ही अजीब सा कलर दिया है, ये वाला कलर देखिए, ये कलर देगा ये ब्लू, और बीच बीच में ब्लैक भी रहेगा। ये देखिए ब्लू ब्लैक है ना, देख लीजिए आप लोग भी, ये देखिए ये ऐसा कलर दे देगा। अगर प्रेजेंट होता है
तो ये देखिए ब्लू ब्लैक, और जहाँ जहाँ प्रेजेंट नहीं है ये येलोइश ब्राउन कलर देगा। हाँ, आपके में भी ब्लू ब्लैक ही है। तो ये हाँ, नहीं ब्लू ब्लैक लिखिएगा। सर यहाँ ब्लैक स्पॉट्स होने चाहिए थे ना। अच्छा, स्पॉट्स बोल रहे हैं। हाँ, पता नहीं क्यों, वैसे उनके में ब्लैक ही है, ब्लू ब्लैक कलर। और अगर नहीं होता है तो बुक में क्या येलोइश ब्राउन दिया है? नहीं दिया है, तो क्या दिया है अगर नहीं प्रेजेंट है तो? नॉट प्रेजेंट, स्टार्च इज नॉट प्रेजेंट। हाँ, ब्राउनिश कलर दिया ना, ठीक है। स्टार्च, इफ स्टार्च इज प्रेजेंट तो ब्लू ब्लैक कलर, नॉट प्रेजेंट ब्राउनिश कलर। बात मत करिए ना, इतना तो समझ में आएगा सब कुछ, इतनी बात पता नहीं आज क्यों कर रहे हैं। ठीक है, ये दोनों चीज़ें समझ में आई। अब डायरेक्ट एक्सपेरिमेंट में खोलूंगा और बोल दूंगा डी स्टार्च पहला स्टेप है डी स्टार्चिंग, तो समझ जाना डी स्टार्चिंग, इसीलिए मैंने पहले ही 2 करा दिया। हाँ, सब में पहला स्टेप डी स्टार्चिंग, टेस्ट फॉर, जब बोलूंगा स्टार्च तो समझ जाना ये सब कुछ होगा। हाँ, जिसमें होगी मैं बताता हूँ। तो पहला स्टेप है टू शो दैट क्लोरोफिल इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। अब मेन कहानी अपनी स्टार्ट हो रही है। एक्सपेरिमेंट नंबर 1, टू शो दैट क्लोरोफिल इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। अब इसके बस डायग्राम खोलते हैं, क्योंकि बोर्ड्स में क्या होने वाला है, आपको एक डायग्राम दे दिया जाएगा। लो बेटा, डायग्राम पूछेगा, बताओ ये एक्सपेरिमेंट शो क्या कर रहा है, आप ही से पूछ लेगा। तो डायग्राम से आइडेंटिफाई आपको ही करना है कि ये है किसका। फिर पूछेगा कि बताओ इसमें कैसे हम लोग ने क्लोरोफिल शो किया है, मतलब क्लोरोफिल वो वर्ड नहीं यूज करेगा। एक्सपेरिमेंट टू शो that chlorophyll is necessary for photosynthesis। आगे अपना कौन सा वाला ले लें? हाँ, ये वाला ले लेते हैं। ऐसे एग्ज़ाम में आपको ऐसे दिया रहेगा। हाँ, ठीक है। एग्ज़ाम में एग्जैक्ट ऐसा फिगर आएगा। देख लीजिए कितना टफ होने वाला है आपके लिए आइडेंटिफाई करना कि ये डायग्राम ही किसका है। यही एग्जैक्ट, रुक जाइए, बोर्ड्स का ये क्या है ये? हाँ, ये देखिए बोर्ड्स में, अच्छा नहीं किसी और का, छोड़िए। देखिए इतना सा डायग्राम दे दिया जाएगा और अब आपसे तुरंत ही क्वेश्चन पूछ लेगा। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज बीइंग ऑब्जर्व इन दिस एक्सपेरिमेंट? नहीं, ये तो हम लोग अभी तक कहानी समझे हैं। आप ऐसे समझिए, आपके सामने ये डायग्राम आ गया है। अब आप कैसे एक ब्लैक में कैसे समझोगे ये क्या हो रहा है? तो जैसे देखिए यहाँ पे सिर्फ 2 पत्ती दिया है, उसमें ये ऐसे देगा। अब देखते हैं क्या होता है। हाँ, टू शो दैट क्लोरोफिल इज नेसेसरी। अब हुआ क्या है, ये हम लोग ने एक ऐसी पत्ती लिया है जिसमें आपने देखा होगा कुछ पत्तियां होती है जो ग्रीन और येलोइश कलर की होती हैं। पूछिए। हाँ, जो ग्रीन और येलो कलर की होती हैं। तो देखिए जो ग्रीन पार्ट था, स्टेप वाइज बताऊं कि पहले पूरा एक्सपेरिमेंट बता दूं? चलिए पहले पूरा एक्सपेरिमेंट देखिए। ये एक ऐसा प्लांट लिया है जिसमें पत्तियां ग्रीन और येलो दोनों हैं, ठीक है। अब जो पार्ट ग्रीन था सिर्फ वही करेगा फोटोसिंथेसिस, जिसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट है।
है ना। तो जिसने किया, लास्ट में जाके जब हम लोग ने प्रेजेंस देखा स्टार्च का, तो आयोडीन सोल्यूशन डालते सिर्फ ये ब्लू ब्लैक हुआ और बाहर वाला कलरलेस ब्राउनिश रह गया। ये पूरा एक्सपेरिमेंट है, ठीक है। अब देखते हैं कैसे स्टेप्स में चलेगा। तोड़ा गया है, स्टेप वाइज बताता हूँ। पहला बोला है टेक अ प्लांट विद वेरीजेटेड लीव्स हैविंग सम ग्रीन एंड सम नॉन ग्रीन एरियाज। तो वेरीजेटेड लीव्स वही होता है जिसमें जिसमें वैरायटी ऑफ कलर्स होती है एक ही लीफ में, ठीक है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है क्रोटॉन, ठीक है। क्रोटॉन ही है जो आप देखते हो कॉमनली, जिसमें ग्रीन और येलो कलर दोनों प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो ये क्रोटॉन का प्लांट लिया हम लोग ने। स्टेप 1 क्या करेंगे? स्टेप 1 ये क्रोटॉन का पूरा प्लांट डिस्टार्च कर दो, डिस्टार्चिंग ऑफ प्लांट, ठीक है। लीफ करते हैं लेकिन करना तो पूरा प्लांट पड़ेगा। डिस्टार्चिंग एक्सप्लेन कर पाओगे अब? प्लेस दिस प्लांट इन डार्क फॉर 24 to 48 आवर्स, 1 to 2 days भी लिख सकते हो। क्यों? ऐसे में कैसे स्टार्च खत्म हो गया? बहुत बढ़िया। तो इसने ये बोला डिस्टार्च द लीव्स बाय कीपिंग द प्लांट इन अ डार्क रूम, पहला वो। दूसरा स्टेप, स्टेप 2, प्लेस द प्लांट इन द सन, प्लेस द प्लांट इन द सन। समझ में आ रहा ना? अब फोटोसिंथेसिस करा दो उसका, निकाला डार्क से, सनलाइट दी, फोटोसिंथेसिस चालू होगा। ये समझ में आया। थर्ड स्टेप है आफ्टर अ फ्यू आवर्स प्लक वन लीफ, एक लीफ निकाल लो। फिर उसके बाद मेक इट्स आउटलाइन ऑन अ पेपर टू मार्क द ग्रीन एंड नॉन ग्रीन एरियाज। हो गया बेटा? वहीं छोड़ दीजिए किसी पेपर वेट के नीचे, कोई बुक से दबा दीजिए, मैं ले लूँगा। वो बुक से दबा दीजिए किसी के बैग से, अगर रख लीजिए मुझे दे दीजिएगा। हाँ, तो अब क्या करना है, ये लीफ पहले अच्छा इसको डिस्चार्ज किया, पत्ती तोड़ी, जब फोटोसिंथेसिस के बाद पत्ती तोड़ी और जो भी नॉन ग्रीन एरियाज थे उनको मार्क कर लिया ऑलरेडी, क्योंकि लास्ट में तो पूरा ही पेल हो जाना है प्लांट। तो पहले ही पेंसिल से आउटलाइन कर दिया, ठीक है, उस पत्ती पे, या फिर उसको एक पेपर पे मार्क करो और पूरी पत्ती बनाओ और जो नॉन ग्रीन एरियाज हैं उनको मार्क कर लो उन पेपर पे, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इतना मार्क करने के बाद ये स्टेप 3 वाला वही था, मार्क द ग्रीन एंड नॉन ग्रीन एरियाज ऑफ द लीफ। फिर स्टेप 4 कोई गेस करेगा? हाँ, नाउ टेस्ट फॉर स्टार्च, ना, टेस्ट फॉर स्टार्च किया। अब जो प्लांट, टेस्ट फॉर स्टार्च में हम लोग ने सेम वही सब कुछ चलेगा, ये चलने वाला है शुरुआत से अंत तक। यही लीफ को हम लोग ने पहले बॉईल किया, उसके बाद मेथाइलेटेड स्पिरिट में डाला, उसके बाद फिर बॉईल किया, उसके बाद आयोडीन सोल्यूशन से देख लिया, ठीक है। अब ये ब्लू ब्लैक हो जानी है। तो जो पार्ट इसमें जहां पे फोटोसिंथेसिस हुआ, जो ग्रीन पार्ट था, सिर्फ अब पूछता है कंक्लूजन क्या है, तो ओनली द ग्रीन पार्ट्स वर टर्न्ड ब्लू ब्लैक, which tells us that photosynthesis only happened in the green part. That is hence proved that chlorophyll is necessary for photosynthesis. समझ में आ रहा? हाँ, ग्रीन एरिया डिसअपियर मतलब नहीं, तभी तो हम लोग ने मार्किंग्स की उसकी, उस पत्ती को। फिर आप जो मार्किंग रखे हो, इसीलिए पहले मार्किंग, अब जो मार्किंग पे रखे आप, तो आप देखोगे जहाँ जहाँ आपने नॉन ग्रीन एरियाज थे वो ब्राउनिश रहेंगे और जो ग्रीन एरिया है वो ब्लू ब्लैक रहेंगे। समझ में आया? जैसे ये ज़्यादा अच्छा बता रही है इससे, क्योंकि सिर्फ वहाँ का पार्ट थोड़ी ना। तो देखिए ये सब ग्रीन पार्ट था, तो ग्रीन पार्ट ब्लू ब्लैक हो गया और जो नहीं है वो ब्राउन ही रह गया।
समझ में आया? आगे बढ़े, कोई डाउट पहला एक्सपेरिमेंट में? किसी को डाउट नहीं? समझ में नहीं आ रहा है डाउट नहीं है, कि समझ में आ रहा है तो डाउट नहीं है? समझ में आ रहा है पक्का? प्रक्षत क्या हो गया? ऐसा चेहरा मत बनाओ यार। पूछिए अप्रैल। कौन से थर्ड स्टेप पे? क्योंकि सिर्फ ग्रीन पार्ट में ही तो होने वाला है फोटोसिंथेसिस। हाँ, क्लोरोफिल तो नॉन ग्रीन पार्ट पे रहेगा ही नहीं। नहीं बेटा, क्रोटॉन हम लोग लीफ लिए हैं तो वो लीफ ही येलो और ग्रीन कलर की होती है। रुक जाइए, अच्छा समझ गया मैं दिक्कत क्या हुई। ये जो क्रोटॉन का प्लांट है, क्रोटॉन, इसकी एक लीफ अगर मैं बनाऊं तो इसकी एक लीफ ऐसी होगी, ये। अब ये थोड़ी सी ग्रीन रहेगी ऐसे, और थोड़ी सी येलो रहेगी ऐसे। तो अब जब हम लोग इतना करने के बाद जब इस पे आयोडीन का सॉल्यूशन डालेंगे तो सिर्फ जो ग्रीन पार्ट था वो क्या हो जाएगा? ब्लू ब्लैक हो जाएगा। सब कुछ सेम, जो कॉपी पेस्ट। डी स्टार्च इसलिए किए ताकि जो पहले से स्टार्च, क्योंकि येलो है इसका मतलब ये थोड़ी ना कि ये नहीं स्टार्च कंज्यूम करेगा, इस तक तो स्टार्च पहुंचेगा ही, ठीक है। तो क्योंकि पर वो स्टार्च पहुंचने में टाइम लगता है, जब फोटोसिंथेसिस बने रहता है तो मेनली उसी जगह पे ग्लूकोज डिपॉजिट होता रहता है। इसीलिए हम लोग ने प्रोटोप्लाज्म वाले पॉइंट पे बोला कि अगर यहाँ पे वाटर कम होगा तभी ग्लूकोज ज़्यादा जमा हो पाएगा, तब वो पॉइंट ऐसे निकल के आया, ठीक है। तो जो पार्ट ग्रीन था वो ब्लू ब्लैक हो गया, और जो येलो था वो येलोइश रह गया, या फिर ब्राउन बोल लीजिए, आपकी मर्जी। अरे डाला है टेस्ट फॉर स्टार्च, फिर से सेम चलना है। तो क्लोरोफिल उड़ गया, अब क्या काम क्लोरोफिल का? फोटोसिंथेसिस तो हो चुका है, फोटोसिंथेसिस तो हो चुका है अब प्लांट का। अब क्लोरोफिल काम का किस काम का आप बताइए? नहीं, टेस्ट फॉर स्टार्च शुरुआत का नहीं है। टेस्ट फॉर स्टार्च इज द लास्ट स्टेप। लास्ट स्टेप में मैंने पहले वो दो चीजें बता दी कि वो, क्योंकि वो सब में चलनी है। पहला स्टेप क्या किया? डी स्टार्च किया लीफ को, दूसरा सन में डाला, तीसरा एक लीफ निकाली। अब उसके बाद उस पे स्टार्च का टेस्ट किया, फिर स्टार्च के टेस्ट में ये सब कुछ लास्ट में होना है कि उसका क्लोरोफिल हटाया, उसको बॉयल किया। मिथाइलेटेड, ताकि क्लोरोफिल इसलिए हटा देते हैं ताकि अब फर्दर फोटोसिंथेसिस ना हो, ठीक है। आगे बढ़े। हाँ, रेड तो हाँ, रेड वो ग्रीन और नॉन ग्रीन एरियाज रहेंगे। हाँ, इसमें देखिए, अगर ठीक है, ये भी ठीक है, तो इसमें अगर आप इसको सब कुछ करोगे ना तो सिर्फ ये पार्ट ही ब्लू ब्लैक करेगा, बाकी जितना है सब येलोइश शो करेगा आपको, ठीक है, ऐसा जैसा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए एक्सपेरिमेंट नंबर 2। एक्सपेरिमेंट नंबर 2 है हमारा, टू शो दैट सनलाइट इज नेसेसरी। चलिए यही चैप्टर पे छोड़ देंगे, बस ये चैप्टर खत्म, 2 एक्सपेरिमेंट और कोऑर्डिनेशन अगले क्लास में कर लेंगे। टू शो दैट, हाँ, कार्बन साइकिल भी अगले पे ही करना पड़ेगा। टू शो दैट, अरे बेटा पढ़ लो पहले इतना। टू शो दैट सनलाइट इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस।
अब सनलाइट फोटोसिंथेसिस के लिए नेसेसरी है, ये प्रूव करना बड़ा आसान है। हाँ बस, बहुत बढ़िया। हाँ ये मिल गया अपने को, ऐसा किया हुआ है हम लोग क्लास में। अच्छा ठीक है, तो ये तो समझ में आएगा। अगर सिर्फ एक लीफ दे दी गई, उसके ऊपर ऐसे पत्ती रखी हुई है, कोई जो चीज़ रखी हुई है, तो क्या होने वाला है, इस पर सनलाइट पड़ेगी नहीं, सब कुछ। अब फिर से स्टेप 1 क्या होगा, डी स्टार्च द प्लांट, ठीक है। कवर वन ऑफ इट्स लीफ विद ब्लैक पेपर विद अ डिज़ाइन कट। डिज़ाइन कट तो इसने किया है, आपकी मर्जी है करना ना करना। फिर प्लेस दिस प्लांट इन द सन। फिर उसके बाद टेस्ट फॉर स्टार्च, ठीक है। अब जब आप अल्टीमेटली टेस्ट, समझ में आ रहा ना अवरन, पूरी पत्ती ग्रीन थी, आयोडीन सोल्यूशन में नहीं, आयोडीन सोल्यूशन इसके ऊपर ऐसे डॉप डॉप डालेंगे, ठीक है। अब उसको ड्रॉपर से डालते हैं। हाँ बहुत बढ़िया। तो ये जो ग्रीन लीफ थी, ये जो ग्रीन लीफ थी, इस पे पूरा सनलाइट पड़ रही थी। नहीं नहीं है, वो मज़ा ले रहे हैं आपसे। मिथाइल अल्कोहल रिमूवल ऑफ क्लोरोफिल के लिए है। मिथाइल स्पिरिट है वो, या तो आप उसको मिथाइलेटेड स्पिरिट कहिए या फिर इथाइल अल्कोहल करिए। सनलाइट पूरे पे पड़ रही है बट इस शेडेड पोर्शन पे नहीं पड़ रही। फिर प्लांट को जब हम लोग ने आयोडीन के टेस्ट किया तो पूरा पार्ट ब्लू ब्लैक हुआ, मतलब पूरे पार्ट पे क्या हुआ है, फोटोसिंथेसिस, जो कि स्टार्च बना तुरंत जाके, और जिस पार्ट पे ये कवर्ड था वहाँ पे ब्राउनिश रह गया, मतलब वहाँ पे फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ। फोटोसिंथेसिस हुआ ही नहीं तो वो स्टार्च नहीं बना। समझ में आ रहा? तो ये भी समझ में आया, सनलाइट नेसेसरी है। दूसरा समझ में आया। तीसरा वाला कार्बन डाइऑक्साइड, ये बहुत चांसेस रहते हैं ये वाला है, क्योंकि ये सबसे कॉम्प्लिकेटेड है। हाँ ये सबसे नहीं तो अभी करने जा रहे हैं। ये तो सनलाइट था, आप करेंगे। अच्छा आसान लगा। हाँ इसमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं ना, कि इसमें हम लोग पोटेशियम कार्बोनेट यूज़ कर रहे हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यूज़ कर रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, अब वो पूछ लेगा कि बताओ ये केमिकल, ये हम लोग क्यों यूज़ कर रहे हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, क्या हो रहा है इस प्लांट को, आधा इसमें क्यों। सनलाइट वाले में छोटी सी चीज़ है, उसमें चीज़ें ही नहीं पूछ पाएगा वो। कैसे पूछते हैं, यही है हर्ष है, ये यही है अपना हर्ष है। है है क्या हो रहा है। ठीक है, ये अपना थर्ड एक्सपेरिमेंट है। टू शो दैट, बात मत करिए, CO2 इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। ठीक, अब हम लोग ने क्या किया, एक प्लांट को लिया और प्लांट का फिर से पहला स्टेप क्या होगा, डिस्चार्ज कर दिया। ट्विग निकाली उसकी, ट्विग को क्या किया, एक ऐसे फ्लास्क में डाला जिसमें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ऑलरेडी प्लेस्ड है। ये क्या करती है, इट अब्जॉर्ब्स द CO2, ये सारा CO2 अब्जॉर्ब कर लेगी। तो यहाँ पे कोई कार्बन डाइऑक्साइड बचा ही नहीं, नो कार्बन डाइऑक्साइड। तो अगर ये पूछेगा, अगर ये आ जाता है पूछेगा ये सोल्यूशन क्या है, आप बोलोगे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है। ठीक है, वाई इज पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लेस्ड हियर, टू अब्जॉर्ब ऑल द। हाँ बाकी लीव्स के साथ, बाकी लीफ फोटोसिंथेसिस करेंगे। ठीक है, तो ये जो पत्ती है ये दो तरीके से आ सकता है, या तो ऐसे ये आ जाएगा या तो ये दूसरा आ जाएगा। ठीक है, दोनों अलग अलग हैं। तो इस वाले में क्या होगा, ये जो पत्ती अंदर प्लेस्ड है, अब जब इसका आयोडीन सोल्यूशन करेंगे तो क्या होने वाला है, हाँ ये पत्ती ब्लैक पड़ जाएगी। बाकी अरे ये पत्ती ब्लैक नहीं पड़ेगी,
क्योंकि इसके अंदर फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ। एक भगवान, एक तो मैं कुशाग्र से अग्री करना बंद करना पड़ेगा। हाँ जो अंदर से उसमें स्टार्च नहीं होगा। हाँ, इसके अंदर स्टार्च नहीं होगी, तो मैं सिर्फ कलर अगर ड्रॉ करूं तो बाकी सारी पत्तियां ब्लू ब्लैक हो जाएंगी, और ये वाली क्या, ये पार्ट भी ब्लू ब्लैक हो जाएगी, जैसे ये पार्ट ये भी हो जाएगा, और ये वाला क्या रहेगा, ब्राउनिश या फिर येलोइश जो भी रहेगा, बाकी सारा, क्योंकि हम लोग ने मिथाइलेटेड स्पिरिट में डाला था ना। चलिए, अब ये दूसरा एक अपैरेटस है, इसमें हम लोग ने इतना काम नहीं किया, एक ही पत्ती को इसके अंदर डाला, ये फिर से पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन है, सारा CO2 अब्जॉर्ब कर लिया। अब ये पत्ती सिर्फ ये वाली ब्लू ब्लैक हुई है, बाकी येलोइश रही सिर्फ ये, क्योंकि इतना ही कर पाई, इसको CO2 मिला ही नहीं। हाँ, ये वाले सनलाइट पे एक्सपोज थी, इसको CO2, हाँ सनलाइट पर यहाँ पे मेजर चीज़ है CO2 का, इसके पास CO2 थी, ये भी सनलाइट से एक्सपोज्ड है, क्योंकि ये तो ट्रांसपेरेंट मीडियम है। हाँ, सनलाइट तो सबको ही मिल रही, इसको भी और उसको भी, ठीक है, मगर CO2 इसको नहीं मिल पाई, इसको मिल गई। हाँ, कौन अब्जॉर्ब कर ले रहा CO2? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, थर्ड एक्सपेरिमेंट समझ में आया? ठीक है, इसको स्टेप वाइज एक बार देख लें। टेक द प्लांट विद डिस्चार्ज लीव्स, इंसर्ट वन थ्रू स्प्लिट कॉर्क, ठीक है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, लीव द प्लांट इन सनलाइट आफ्टर स्टार्च टेस्ट, ठीक है, ये भी ठीक है। कॉस्टिक सोडा, केमिस्ट्री बहुत कमज़ोर है मेरी, तो केमिस्ट्री जैसे ही आती है, केमिस्ट्री तो मैं भाग जाता हूँ जैसे ही, केमिस्ट्री और मैथ्स दो चीज़ें। फिजिक्स अच्छी लगती है क्योंकि उसमें मैथ्स का कुछ लॉजिक रहता है, मैथ्स वहाँ पे काम रहती है, मैथ्स में बहुत, हाँ मैथ्स में ट्रिग्नोमेट्री में छोड़ देता हूँ हमेशा। मेरा मन आप क्या बेटा, इंग्लिश में भी बेड़ा करके, मेरे प्रोनाउंस क्या होंगे? सिर्फ हिम होगा, हिम होगा। अरे हम देखे हुए हैं, लेकिन वो पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा ना, जैसे मैं यही आप पे बोल लूँ तो आपको कैसा लगेगा? ये देखिए, हमने कुछ बोला भी नहीं, यही था। अब मैं ये बोलना छोड़ दिया यार, सुधर गए शायद, ये मैंने सुधार दिया इनको। मैंने इनकी स्कूटी छीन ली, अब ना इनका SMC जाना होता है। बता दीजिए फिर सच्चाई, हम जानते हैं, बताइए सच्चाई बताइए। स्कूटी से आ रहा है? अच्छा, कैसे चलाते हैं, धीमे या तेज? वैसे ही चलाते हैं। अंकल रुकिए, कॉल करें, छिनवा ले स्कूटी, ढंग से चलाया करो बेटा, एक्सीडेंट हो जाएगा। हमने देखा है आपको चलाते हुए। अच्छा, तो बाइक पहचान जाएगी गिरते समय? अच्छा, इस कॉलोनी में 60? इस कॉलोनी में 60? कुशाग्र, मैं आपके नाम, मैं पता है आपको वर्ड दे दे रहा हूँ, मैं बता दूंगा, आप इनके फादर का नंबर मुझे फॉरवर्ड कर दीजिए, मैं बता दूंगा। इतना छुपा के रखे हैं, इंक्वायरी लिस्ट में फादर का नंबर में कोई और नंबर डाले हैं ये। तो ऐसे ड्राइवर को तो एक टर्म दिया जाता है ना, अब मैं वो टर्म यूज नहीं कर सकता क्लास में, लेकिन आप लोग समझ जाइए। नहीं, मैं आपको
तुम मत ही बोलो, ठीक है? तुम गलत प्रूफ करने के लिए चढ़ जाओगे, डिस्कशन मत चलाओ, ठीक है? मेरे सामने दिखता है वो कॉन्टेस्ट चलाता है। और सर आप जो मेरे से बताते ना, इन दोनों का आप कभी देखिए, इनके पीछे बैठे देखिए। सर वही बात है ना, मुझे दिखे नहीं कभी ये, आप दिख गए मुझे। दोनों लोग घर पे एकदम स्वच्छ, मुझे घर पे कोई फर्क ही नहीं। कोचिंग में भी इस आप इन लोगों को रोड पे चलाते हुए देख लेंगे, आप इन लोगों को पहचाने। ये बताइए, अच्छा सुनिए तो मेरा क्या आपके साथ जन्मों जन्मों का नाता है? कुछ नहीं, मेरा सिर्फ आप पे कोचिंग तक का नाता है, जो बिटर ट्रूथ है। मुझे सिर्फ आपको कोचिंग, क्या आप कोचिंग में कैसे हो? आप इतनी कॉली में आते ही शांत बन जाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर आप कॉलोनी से निकलते ही जैसे चला रहे थे वैसे चलाओ, पीछे बूस्टर वूस्टर लगा लो, हॉर्न लगा लो, हटो वहाँ से हटो, कुछ भी कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, वो जो ओला स्कूटी में आ नहीं गया, जल्दी वहाँ चला लो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं भी देखा हूँ। तो बस यहाँ पे जैसे तमीज़ से रह सकते हो रह लो, जैसे घर पे रहते हो, बस उतना ही फ़र्क पड़ता है। आप मेरे सामने यहाँ से गए, जुई से जाके आप फिटजी के गेट पे, हमको लगा आप अंदर पार्क करेंगे, हम आप ब्रेक मार दिए, हमारी रूह काँप गई, कैसे भिड़ते भिड़ते बचा है। मैंने भी इनको बोला धीमे से आओ बेटा, जैसे आप दरवाजे में घुसते हैं, आपकी हर जगह एंट्री बड़ी खतरनाक होती है। आप इसकी एंट्री नहीं देखे ना? नहीं देखा हूँ, वही तो बात है ना, देखा ही नहीं उन्होंने कभी। अभी आप आइए से जानते नहीं ना, मौत पे गिरता है सड़क। मुझे जानना ही नहीं, वो रोडीज चले जाए, मुझे क्या फ़र्क पड़ रहा है। चलिए लास्ट एक्सपेरिमेंट करके छोड़ देते हैं। टू शो दैट ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस्ड इन द प्रोसेस ऑफ, कौन सा प्रोसेस अविरल? हाँ बहुत बढ़िया, ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये कैसे पता था? मैंने तो बताया नहीं। वाह यार, चलिए ठीक है, अच्छी बात है, इसमें मिल जाएगा। अच्छा, ऐसे अगर सोल्यूशन दे दिया जाए, ये किसका एक्सपेरिमेंट है ये? हाँ, टू शो दैट CO2 KOH ही है। K किसका है? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड OH। अरे हट जाओ यार, अभी तो सब समझ में आएगा, घर जाते ही सब भूल जाएंगे, रिवाइज कर लेना। टू शो दैट, हाँ क्या बेटा? हाँ यार 2x पे देख लेना, ऑक्सीजन इज मिल गया अपना डायग्राम। क्या हो गया यार, क्या डाउट है, पूछिए। सर ये बोल रहा है सर, आप इसकी शिकायत की क्या कि एसएमसी के बाहर जाता है? नहीं यार, इतना नहीं हमने बोला भाई, ये हम बोल सकते थे लेकिन इतना मैंने नहीं बोला। आपको ये लगता है कि मैं एसएमसी के बाहर जाता हूँ, वो तो मुझे पता ही है। आप बता दीजिए, मैं स्कूल भी जाता हूँ स्कूटी पे, मैं स्कूल से बाइक से आता सीटी 100। देखिए समाज ऐसे ही नहीं किसी पे धूल मतलब कीचड़ उछालता है। जाते तो आप है, लेकिन मैंने अंकल से डायरेक्ट मतलब इतनी वर्ड बोला कि देखिए वो पढ़ाई में नहीं ध्यान दे रहे, स्कूटी बड़ी तेज चलाते हैं, इतना ध्यान दे दीजिए। बाकी SMC GHS ये सब मैंने नहीं बोला। जाते हैं? अच्छा बताइए, जाते हैं बताइए। अब ये देखिए, अच्छा अब SMC नहीं, अब आप GHS जाते हैं। अच्छा ठीक है, माय बैड। इंस्टाग्राम प्रोफाइल फोटो थी ना सर, एसएमसी के सामने खिंचवाया था सर। अच्छा हाँ चलो दिखा सर, रिक्शे से जाता है सर, रिक्शा वाला जब स्कूल के पास पहुंचेगा तो सर बोलेगा कि भैया एसएमसी से चलो, कोई बच्चे
चलो भैया, लोकसभा पढ़ने आए हम लोग। आप जो सोच रहे हैं ना वो बहुत गलत है। अरे मेरे सोचने से क्या फर्क पड़ता है, इसमें कुछ गलत नहीं है यार, एसएमसी जाइए चीज क्या फर्क पड़ता है उससे। आपके मन में मेंटालिटी बैठ जाएगी। क्यों? हाँ, अभी अविरल जाता हो, मुझे क्या फर्क पड़ेगा? सर अगर नहीं हट जाए जाए तो मैंने देख, छोटा सा इलाहाबाद है, वहीं से रास्ता है, आप अंदर थोड़ी ना जाओगे ना स्कूल के, वहां से तो गुजरो, मैं भी बहुत बार गुजरा हूँ बगल से तो उसमें क्या क्या छोटा सा इलाहाबाद है, अगर आपको यहाँ से कहीं जाना है तो आएंगे नहीं। हाँ हमारे, तो आप बताइए, तो अब ऐसे बोल दीजिए। अच्छा, और क्या क्या करा लें बेटा, अंदर क्या कपड़ा पहने वो भी चेक करा लें, क्या बोले इंस्टा डीएम। चलो बेटा, क्या यूट्यूब पे डल जाएगा। हमको ये नहीं समझ में आ रहा, आप लोग इतना पर्सनली क्यों ले लिए भाई। फोटो है मेरे पास, मैं तो नहीं हूं ना, मैं कहाँ पीछे पड़ा हूँ यार, मैं तो बोला भी नहीं कुछ, मैं तो आप ही मुझे मनवाए पड़े हैं। टॉपिक खत्म करिए फिर अभी आप उठा लेंगे। चलिए, कहीं नहीं जाते आप, बीएचएस जाते हैं, ठीक है जाते हैं। तो अभी हम लोग ने ये प्लांट लिया, ये हाइड्रेला प्लांट है, तो ये पानी के अंदर ही रहता है, एक एक्वेटिक प्लांट है। अब इसको हम लोग ने पानी के अंदर डाला, यहाँ पे सनलाइट रीच कर रही है, ये फोटोसिंथेसिस करेगा और गैसेस, फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन लिबरेट होती है, ऑक्सीजन जाके यहाँ डिपॉजिट हो जाएगी फिर, और इसमें ना डिस्टार्चिंग हुई है ना आयोडीन टेस्ट हुआ है, तो इसकी पॉसिबिलिटी कम है आने की, क्योंकि इसमें कुछ हुआ ही नहीं इंपॉर्टेंट। KOH वाला इंपॉर्टेंट है और क्लोरोफिल वाला, मतलब ऐसा कुछ नहीं कि आएगा ही नहीं, लेकिन इसमें वो हुआ नहीं तो चांसेस इसके कम है। हाँ हाँ, यहाँ पे ऑक्सीजन डिपॉजिट हो गई सारी। अब ऑक्सीजन का टेस्ट करना तो बड़ा आसान है, कोई भी स्प्लिंटर लाओ, इसको खोलो, वो और ब्राइटली जलने लगेगा, इट इंक्रीजेज द रेट ऑफ कंबस्टन। तो हेंस प्रूव्ड ऑक्सीजन इज लिबरेटेड व्हेन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये मैंने हेडिंग गलत डाल दी क्या, दैट O2 इज प्रोड्यूस, हाँ सही, O2 इज प्रोड्यूस इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो ये अपने एक्सपेरिमेंट्स हो गए, ठीक है। ब्रांचेस ऑफ हाइड्रेला एकदम सही है। किसकी इंपॉर्टेंस? हाँ, इंपॉर्टेंट फोटोसिंथेसिस की इंपॉर्टेंस पता है ना, प्रोवाइड्स ऑक्सीजन और प्रोवाइड्स फूड। कार्बन साइकिल कल करेंगे, और ये जो KOH थ्योरी है ये सब अगले टर्न पे करेंगे, और केमिकल कोऑर्डिनेट्स तुरंत कर लेंगे। एक बार बस मुझे बुक दिखा दीजिए, लेक्चर को ख़त्म कर देते हैं, क्योंकि